चले जनाब क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7 कैलकुलेशन कैप 6 MFA। टॉपिक हमारा चल रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम लोग पढ़े जनाब मार्च 24 के लिए। सर सुने लास्ट क्लास के अंदर, बिल्कुल लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जाते जाते क्या बात की थी जनाब? कैपिटल के 3 तरीके होते हैं। कैपिटल मतलब जो कंपनी है वो 3 तरीके से पैसे ले सकती है। कौन कौन से? इक्विटी फाइनेंस, डेट फाइनेंस और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी फाइनेंस का मतलब शेयर इशू करके लोगों से पैसे लेना। जनाब फ्री में पैसे नहीं देते, ये फ्री में पैसे नहीं देते, बल्कि आपसे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। उनका रिटर्न तो आपकी क्या होगी? कॉस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड कहते हैं, जिसको एमएफए की जबान में क्या कहा जाता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के निकालने के 2 तरीके। कौन कौन से तरीके? एक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और एक हमारा भाई कल लिखवाया मैंने, बताइए सर। एक डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और एक कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। लिखा? रजिस्टर पे देखो भाई, रजिस्टर पे देखिए जनाब, ऐसा चार्ट बना के मैंने लिखा था। सुनेंगे जनाब, सुनेंगे। क्या डिस्कस किया था बॉस? हमने कल जाते जाते क्या डिस्कस किया था कि बिजनेस को कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को पैसे चाहिए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल चाहिए होता है। ऑर्गेनाइजेशन 3 जरिए से पैसे ले सकती है। एक मेरे पास कौन सा जरिया? इक्विटी फाइनेंस। एक मेरे पास डेट फाइनेंस और एक मेरे पास प्रेफरेंस शेयर। ऐसा हमने बोला जनाब। इक्विटी फाइनेंस का मतलब आप शेयर इशू करके लोगों से पैसे लोगे, ये लोग आपको फ्री में पैसे नहीं देंगे, बल्कि आपसे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। उनका रिटर्न तो आपकी कॉस्ट। इस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे। और एमएफए की जबान में हम इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के जनाब कॉस्ट ऑफ इक्विटी के निकालने के 2 तरीके। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के निकालने के 2 तरीके। एक हम कैलकुलेट करते थे जी जनाब, एक हम कैलकुलेट करते थे डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। एक हम कैलकुलेट करते थे जनाब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। कल हम लोगों ने सीखा जनाब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या बोलता है? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए P0। यानी कि अगर एयर 2013 की शेयर प्राइस निकालनी है तो मेरे को डिविडेंड कब का चाहिए होगा? 2014 का। और अगर मैं यूं बोलूं कि आज की अगर शेयर प्राइस निकालनी है एयर 0 की तो डिविडेंड मुझे कब का चाहिए? अगले साल का। के जी मानते हो? मैथमेटिकली हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अगर मैं आपको सारी चीजें दे दूं, के छुपा दूं, तो क्या हम निकाल लेंगे? मैथमेटिकली निकाल लेंगे। मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? इसको उधर उधर उठा के फेंकेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? के इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G। एग्री करते हो? इसका कॉन्सेप्ट क्या था? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। एग्रीड जी जनाब। हमारे पास के निकालने का दूसरा तरीका कौन सा है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। जनाब क्या बोलेंगे हम इसको? CAPM। क्या बोलेंगे लड़के? CAPM। हम लोगों ने पहली क्लास के अंदर एक चार्ट बनाया था, एग्री करते हैं? इसके आगे भी 3-4 चीजें थी, उसके आगे भी 3-4 चीजें थी, वो वक्त के साथ साथ हम पढ़ते चले जाएंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आप लोगों ने चार्ट बनाया हुआ है, इसके नीचे एक लाइन छोड़ना फॉर्मूले के लिए, भी थोड़ी देर में फॉर्मूला आ जाएगा इसका। अभी नहीं लिख रहा, पहले हम समझेंगे फिर फॉर्मूला आ जाएगा। एग्री करते हैं? चले सर सुने आज की हेडिंग, आज का कॉन्सेप्ट हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर क्या नहीं कैलकुलेट करना है हमने? CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। चले सर सुनेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, बोले तो केई में हमने सीखना है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। दुनिया का बहुत जबरदस्त क्लासिकल कॉन्सेप्ट। सुनेंगे भाई, अभी से लेके आधा घंटा, बल्कि आज की पूरी क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे आज मैं इसको CAPM निपटा देना, बात शुरू की है तो सुनेंगे भाई, सुनेंगे।
मैंने बोला बॉस एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल जनाब मिस्टर ए के पास जनाब फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, मिस्टर ए के पास कितने पैसे? 1 लाख रुपए। जनाब ये 1 लाख रुपए उसको इन्वेस्ट करने हैं, इसके पास एक्स्ट्रा पैसा है मिस्टर ए के पास, उसके ये 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट करने हैं। जनाब ये पैसे वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? आपने बोला सर देखिए आप जिंदगी में टेंशन चाहते हैं नहीं चाहते, आप जिंदगी में सुकून चाहते हैं नहीं चाहते? हमने बोला क्या मतलब? हमने बोला क्या मतलब? जनाब आपके पास 1 लाख रुपए हैं, अब आपको डर ये होगा कि आप इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करोगे, कहीं ये पैसा मेरा डूब ना जाए। एग्री कर दो? आपको एक डर होगा कहीं ये पैसे मेरे डूब ना जाए। हमने बोला सर उस चीज से बचने के लिए तुम्हें रिस्क फ्री चाहिए। मुझे बोला भाई मुझे टेंशन नहीं चाहिए, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, 1 लाख रुपए ऐसी जगह लगाओ कि पैसे डूबे ना, भले से मुनाफा थोड़ा कम हो। एग्री करते हो? ये मिस्टर ए इस सोच के ऊपर है, मिस्टर ए की सोच के ऊपर है, मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये डूबना नहीं चाहिए। मैंने बोला सर आप बिजनेस कर ले, दुकान खोल ले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करना है, कह रहे हैं बिजनेस नहीं करना इन्वेस्टमेंट करनी है। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में फर्क है। एग्री करते हो? बिजनेस के आपको अंदर आपको टाइम चाहिए होता है, इन्वॉल्व होते हो, कोई ट्रेडिंग शेडिंग हो रही होती है। इन्वेस्टमेंट के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं होते, कोई ट्रेडिंग शेडिंग नहीं, आप पैसे दे देते हो, दूसरा बंदा कारोबार करता है और आपको उसका मुनाफा देते रहता है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मैंने बोला जनाब मिस्टर ए ने बोला कि सर हमें जो है ना वो मेरे पास पैसे पड़े हुए 1 लाख रुपए और मुझे ये इन्वेस्ट करने हैं और मैं चाहता हूं सर मैं कोई टेंशन ना पालूं, मेरा पैसा सिक्योर रहे, भले से थोड़ा मुनाफा मैं कम खा लूं लेकिन अपना प्रिंसिपल में सिक्योर रखो। एग्री करते हैं? मैंने उसको मशवरा दिया कि आप जनाब एक काम करिए, आप जो है ना वो बैंक जाइए और बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। बैंक जाइए और बैंक के अंदर आप फिक्स्ड डिपॉजिट कर दीजिए, टेंशन नहीं होगी, आपका पैसा नहीं डूबेगा। कौन जिम्मेदार होगा? स्टेट बैंक जिम्मेदार होगा। अभी बीच में चल भी रहा था ना कि स्टेट बैंक ने बोला 5 लाख तक को, फिर बाद में उनकी क्लैरिफिकेशन आ गई थी, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। अच्छा भाई क्या मतलब जनाब 1 लाख रुपए अगर आप बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करा लेंगे तो जनाब आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको जो है ना वो सूद मिलता रहेगा, आपको सूद। बैंक का क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो आपके लिए क्या है वो इंटरेस्ट इनकम, बोले तो आपकी इनकम हो जाएगी। फिट हो गया कितना भाई? बैंक ने बोला बैंक फिक्स डिपॉजिट के ऊपर फॉर एग्जांपल जनाब 8% इंटरेस्ट पे कर रही है। कितना परसेंट इंटरेस्ट पे कर रही है? 8%। बंदे ने बोला सर अगर बैंक भाग गया तो? मैंने बोला चांस तो है, बैंक भाग गया तो? हमने बोला सर स्टेट बैंक जिम्मेदार है लेकिन एक रिस्क तो है बीबी, रिस्क खत्म नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रिस्क तो है। हाँ भागे हिस्ट्री के अंदर, क्रिसेंट बैंक भागा है, माई बैंक भागा है, भाग के आ गए मतलब खत्म हो गए, दिवाली हो गए। यूएस के बड़े बड़े बैंक वो हो गए, दिवाली हो गए। तो है हिस्ट्री तो है सर। हमने बोला सर ये चलो टेंशन है लेकिन कम टेंशन है लेकिन है। हमने बोला यार एक काम करो आप जो है ना गवर्नमेंट की बॉन्ड्स ले लो, मतलब आप गवर्नमेंट को उधार दे दो, गवर्नमेंट आपको सूद पे करती रही है। आपको पता है गवर्नमेंट पब्लिक से उधार लेती है, गवर्नमेंट उधार लेती है। गवर्नमेंट किस किस से उधार लेती है जनाब? एक अपने बरादराना मुल्क से लेती है, टीवी पे देखते होगे, सऊदी अरब से, चाइना से, बांग्लादेश से तो भी नौबत नहीं आई, सही है, दुबई से, लीबिया से, नॉर्मल पूरी दुनिया से हम लोगों ने माशाल्लाह कर्जा वर्जा लिया हुआ है। ओके, एक गवर्नमेंट लोन लेती है किससे? अपने दोस्त ममालिक से। दूसरा अब लोन लेती है जनाब वर्ल्ड बैंक से और मशहूर जमाना IMF से। फिर भी मसले मसाइल हल नहीं होते सर, फिर भी मसले मसाइल हल नहीं होते। ये लोग बोलते हैं हम अब उधार लेंगे पब्लिक से। पब्लिक से कैसे उधार लेंगे? हमने कहा देखो भाई पब्लिक के पास पैसे बहुत हैं और पब्लिक उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहती है, और इन्वेस्ट करना चाहती है बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती है, यानी कि हम इन्वेस्ट कर लें और बैठे बैठे घर पे पैसे कमाते रहे, बैठे बैठे घर पे ना पैसे कमाते रहे। गवर्नमेंट ने बोला मैं पब्लिक से लोन ले लेता हूँ, पब्लिक से लोन देता हूँ, उनको महीने का सूद देता रहूंगा, पब्लिक खुश, प्रिंसिपल रिपेमेंट करनी होगी दे देंगे। सर पब्लिक से पैसे ले कैसे? जगह जगह आप लोगों ने वो देखिए कौमी बचत की जो बैंक खुले हुए, नेशनल सेविंग, वो यही काम है। जो नेशनल सेविंग्स की जो जगह जगह ब्रांचेस खुली हुई है, कौमी बचत जिसको हम कहते हैं स्कीम है, वहां पे क्या होता है जनाब, जहां पे लोग अपने रिटायरमेंट के पैसे रख देते हैं और सारी जिंदगी मरते दम तक सूद खाते रहते हैं।
होता क्या जनाब, होता ये है कि गवर्नमेंट ने बोला सर हमने बैंक्स खोल दिए हैं, कौमी बचत की स्कीम है, आप वहां जाइए अपने पैसे रखिए, इन्वेस्ट करें, यानी कि गवर्नमेंट को आपने समझो पैसे दे दिए, गवर्नमेंट उस पैसे से बिजनेस करे, कुछ भी करे और आपको महीने का सूद मिलता रहेगा। सर सेफ है या नहीं है? मेरे 1 लाख रुपए अगर मैं गवर्नमेंट की फिक्स डिपॉजिट में रखवा दूं तो सेफ है या नहीं है? मैंने बोला सर सेफ है, इससे ज्यादा सेफ है। एग्री करते हो? ये भी सेफ है लेकिन इससे ज्यादा गवर्नमेंट तो नहीं भागेगी ना, गवर्नमेंट तो चेंज होती रहेगी, एक गई दूसरी है, एक गई स्टेट्स है, वो तो चलती रहेगी। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिसॉल्व हो जाए तो अलग बात है, अल्लाह ना करे। ऐसा ही है। हमने बोला सर कि यहाँ पे हम गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, जिसको आप लोग कहते हो नेशनल सेविंग की स्कीम। एग्री करते हैं? गवर्नमेंट कंपनी से भी पैसे लेती है, गवर्नमेंट कंपनी से जो पैसे लेती है उसको कहलाता है ट्रेजरी बिल या फिर टी बिल्स। पता है आपको? कंपनी बोलती है भाई लोग, कंपनीज के पास भी तो पैसे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है कंपनीज के पास भी तो पैसे हैं, वो कहाँ रख रहे हैं? बैंक के फिक्स डिपॉजिट में। दूसरी कंपनी के डिबेंचर खरीद लेते हैं, हमारे डिबेंचर खरीदो ना यार। आपको क्या चाहिए? सूद चाहिए ना? हम देंगे आपको। टाइम पे आपको मैच्योरिटी चाहिए, 3 साल के लिए 5 साल के लिए अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस चाहिए, हम देंगे ना। अब हमें पैसे दो। गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च कर दिया? टी बिल्स लॉन्च कर दिए, ट्रेजरी बिल्स। एग्री करते हैं? सर सेफ है ये? गवर्नमेंट को आपने पैसे दे दिए, गवर्नमेंट तो नहीं भागेगी ना भाई। सबसे ज्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। हाँ रिटर्न थोड़ा कम होता है, एग्री। अगर सेफ है तो सर रिटर्न तो कम होगा। एग्री करते हो? सर फॉर एग्जांपल इसका जो रिटर्न है वो 6%। रिटर्न कितना? 6%, यानी कि सूद कितना मिलेगा? 6%। सुनना, मिस्टर ए चाह रहे हैं सर मेरे को टेंशन फ्री चाहिए भाई, 1 लाख रुपए मेरे को टेंशन, मैं ये नहीं देखता हूं मेरी इन्वेस्टमेंट तो नहीं डूब गई, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कैसा रहे? सेफ रहे। तो जनाब ये कहां इन्वेस्टमेंट करेंगे? या यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। एग्री करते हो? इसको मैं अपनी जबान में क्या बोलूंगा? रिस्क आर, रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क नहीं है, कोई खतरा नहीं है मेरे पास। रिस्क खतरा नहीं है कि मेरा पैसा डूबेगा। इसको मैं शॉर्टकट में क्या बोलूंगा? RF। कितना RF जनाब? 6% का। लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला? सुनना, इस बंदे ने बोला नहीं सर मैं तो डेयरिंग में तो रिस्क उठाऊंगा, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट बताए। मैंने बोला यार देखो अगर आप डेयरिंग हो ना, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है डेयरिंग, सर रिस्क उठाना है, खैर है यार देखा जाएगा भाई, पैसा डूबे रिस्क उठाना चाह रहे हैं। मैंने बोला यार एक काम है उसमें ना बड़ा रिस्क है, एक इन्वेस्टमेंट है। हमने बोला क्या? चल गई तो चल गई, लगी तो लॉटरी लगी, बनावट लगी। क्या मतलब? हमने बोला आपकी जो इंटरनेट है पूरा, कोई वेबसाइट बनती है, किसमें बनती है? www.tcs.com, .kns.edu.com, .icap.org.com। ऐसा दुनिया पता ना चेंज हो रही है, अब www खत्म हो रहा है, Web3 का कॉन्सेप्ट आ रहा है। पता नहीं चीजें नहीं पता, ये www खत्म हो जाएगा कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद, कितने साल लगेंगे नहीं पता। अब उसके बाद आता है Web3, w3.icap.org.pk। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं लोग, हार्ड डिस्क समझो छोटी हो गई है, वॉल्यूम बहुत बड़ा गया, बड़ी हार्ड डिस्क लग रही है, यूं समझ लो इसको। अच्छा ये अब क्या हो जाएगी वेबसाइट? आगे जाके W3 वर्ल्ड 3 Web3, w3.tcs.com.pk, w3.icap.org.pk, w3.accaglobal.com, इस तरह करके चलेगी। एग्रीड? हमने बोला सर देखें अभी वो चीज ना आ गई है और ये डोमेन दिया जा रहा है, डोमेन एक एड्रेस कहलाता है, दिया जा रहा है। जब ये चीज आ जाएगी तो क्या TCS वालों को www.tcs.com.pk है तो w3.tcs.com.pk नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। www.icap.org.pk नहीं होना चाहिए, w3.icap.org भी होना चाहिए। तो वो तो ये डोमेन खरीदेंगे। तो मैं काम करता हूं सर, मैं ये डोमेन अभी से खरीद के रख लेता हूं। लॉजिक ले रहे, मैंने क्या बोला? 1 लाख रुपए लगा दो। मैंने कहा यार बात तो सही है आपकी, ये हो रहा है दुनिया के अंदर, इसका रिटर्न कब आएगा मेरे को नहीं पता, इसका रिटर्न कब आएगा नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आ गया, ये हो गया, अब एप्पल मैंने ले ली, सैमसंग मैंने ले ली, उन्होंने बोला भाई ये दे दे हमें यार। हमने बोला भाई महीने के पैसे लगेंगे, चीज़ मेरी है, मिल्कियत मेरी है, मेरे नाम पे है वो, महीने के आप $1 लाख दो। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग के लिए मसला है क्या? एप्पल के लिए मसला है क्या? फंस गए वो तो। लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला? हाँ खर्च हो जाएंगे। बात समझ में मैंने क्या बोला?
हमने बोला सर बात तो सही की आपने, ये हो रहा है दुनिया के अंदर ना, इसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आईटी कंपनीज के ऊपर काम कर रही हैं। हमने बोला सर बात तो सही है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिस्की नहीं हो गई, कुछ ज्यादा रिस्की हो गई बस। एग्री करते हैं सर? ये कहलाता है मेरे पास, जो मैंने आपको कहानी सुनाई, ये मेरे पास कहलाती है एक रिस्क वाली जगह पे इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला यार तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते 4% रिटर्न मिलेगा। मैंने कहा पागल है क्या, इतना रिस्क बेयर करवा रहे हो, रिटर्न कितना दे रहे हो? 4%। इधर ही नहीं डाल दूं मैं? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में कौमी बचत के अंदर हर साल सूद कितना मिलेगा? 6%। टेंशन फ्री के साथ इतनी टेंशन दिला रहा है, पता नहीं चले ना चले, आइडिया फ्लॉप हो जाए, हो सकता है कोई वेब 4 W4 आ जाए, कुछ पता थोड़ी होता आईटी का यार। हमने बोला भाई हाँ रिटर्न कितना आ रहा है उसके अंदर? 4%। मैंने कहा कैसी है मकाना बातें कर रहे हो, लॉजिक ले रही। मैंने क्या बोला? हमने बोला सर कैसी है मकाना बातें कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो मैं कहीं रिस्क लूंगा तो मुझे रिटर्न रिस्क फ्री से ज्यादा चाहिए होगा। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। मैंने बोला जनाब आप ICAP CA कर रहे हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएंगे, लेकिन पास हो के ना हो नहीं पता, रिस्क है। साल लग रहे हैं, मेहनत लग रही है, आउटपुट क्या आएगा नहीं पता। एग्री? एग्री। हमने बोला सर आप जो है ना वो किसी यूनिवर्सिटी से कोई क्वालिफिक कर ले, BCom कर ले, आप किसी यूनिवर्सिटी से आप जो है ना BBA MBA कर ले फॉर एग्जाम्पल। हमने बोला सर अगर आप वहां पे मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो आएगा, ये तो मैं मानता हूं। यहाँ के मुकाबले में आधी मेहनत करोगे आपका रिजल्ट फिर भी आएगा। एग्री करते हो? रिस्क कम है, रिटर्न भी कैसा है बॉस? कम है। रिटर्न भी कैसा है? नौकरी वोकरी कैसी है? कम है सर। ICAP के मुकाबले में यहाँ पर रिस्क क्या है? ज्यादा है। सर मेहनत तो कर रहे हैं, टाइम तो लगा रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, वक्त भी लगा रहे हैं, पागलों की तरह पढ़ भी रहे हैं, पता नहीं पता, नहीं पता। रिस्क है यस सर, लेकिन रिटर्न भी कैसा है सर? शानदार रिटर्न है। हाँ मतलब रिस्क लेना डेयरिंग है सर, डेयरिंग है। लॉजिक समझ में? इसका मतलब भाई मैं जहां पर रिस्क लूंगा ना तो मेरे को रिटर्न ज्यादा चाहिए। अगर मैं बोलूं भाई तू CA कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, और नौकरी जो है ना वो BCom वाले की ज्यादा लगेगी, तेरी कम लगेगी, तू BCom वाले के अंडर काम करेगा, अब बोलेगा भाई पागल कौन CA करेगा। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? इसका मतलब सर, इसका मतलब जनाब अगर तो आप रिस्क उठा रहे हैं तो आपको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। लॉजिक क्लियर हो गई? एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, CAPM इसी के ऊपर बात करता है, CAPM इसी के ऊपर बात करता है। जनाब वो क्या बोलता है? मिस्टर ए ने बोला जनाब देखो सही है, तुमने मुझे बता दिया एक रिस्क फ्री रिटर्न कितना है मेरे पास? एक रिस्क फ्री रिटर्न है मेरे पास 6%, यानी कि अगर मैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदता हूं, कौमी बचत में पैसा डालता हूं, तो मुझे कितना सूद मिलेगा? 6%। में सुकून की नींद सूंगा। एग्री? हाँ सूद है वो अलग बात है, सुकून की नींद तो नहीं आएगी, लेकिन रिस्क फ्री है। मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? 6% का। मिस्टर ए ने बोला भाई, मिस्टर ए ने बोला जनाब मैंने सुना यार एक मार्केट होती है जिसको हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। मिस्टर ए ने बोला एक मार्केट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट। हमने सुना है यार वहां पे रातों रात ना करोड़पति बन जाता है। हमने बोला सर आपने पूरी बात नहीं सुनी, रातों रात करोड़पति भी हो जाते हैं, रातों रात रोडपति भी हो जाते हैं। शेयर अगर ऊपर बढ़ गया तो मजे, शेयर अगर नीचे गया तो खत्म। रिस्क है बॉस, देख कर आना, देख कर आना। मिस्टर ए ने बोला भाई कोई मसला नहीं है, मैं डेयरिंग बंदा हूं, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूंगा। हमारे खालू थे, उनके पास कुछ भी नहीं था सर, हम उनके इतना पैसा आ गया, गाड़ी शाड़ी, हर बच्चे को उन्होंने गाड़ी दे दी। स्कीम 33 में 600 गज का उन्होंने घर बना लिया। हमने बोला मैं कहां से पैसा आया? खालू से बात हुई, खालू ने बोला स्टॉक मार्केट। रिटायरमेंट के बाद सारे पैसे उधर डाल दिए, बस अल्लाह करना हुआ, चल पड़े 50 लाख डाले थे 5 करोड़ हो गए 6 महीने के अंदर। हमने बोला ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए सर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। हमने कहा भाई खालू से तूने पूछा, फुप्पा से नहीं पूछा? फुप्पा ने 5 करोड़ डाले, 5000 रह गए। भाई दोनों एक्सपेक्ट है, भाई दोनों एक्सपेक्ट है, देख कर आना। इसका मतलब है बॉस इस मार्केट के अंदर रिस्क है, रिस्क है तो रिटर्न भी ज्यादा। डेयरिंग करने आ रहे हो तो सर संभाल के आना। एग्री करते हो? स्टॉक मार्केट के अंदर अगर मैं इन्वेस्ट करने के लिए आऊंगा तो सर इसका मतलब है कि मैं यहां पे रिस्क उठा रहा हूं। क्या उठा रहा हूं बॉस? रिस्क उठा रहा हूं, तो मेरे को रिटर्न इससे ज्यादा चाहिए।
मेरे को रिटर्न कितना चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए, क्योंकि मैं रिस्क उठा रहा हूं, पता नहीं मेरा पैसा डूब जाए, पता नहीं मेरा पैसा ना डूबे, पता नहीं कंपनी डिविडेंड ज्यादा दे, कंपनी डिविडेंड कम दे। यहां पर रिटर्न क्या होगा, डिविडेंड होगा। एग्री करते हो? यहां पर रिटर्न क्या, स्टॉक मार्केट में मैंने पैसे लिए, पैसे डाले, स्टॉक मार्केट में पैसे कहां डाले भैया, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे ना, पीएसओ के शेयर खरीदोगे, शेल के खरीदोगे, लकी सीमेंट के खरीदोगे, पीआईसीटी के खरीदोगे, के इलेक्ट्रिक के खरीदोगे, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे, उसमें तुम्हें रिटर्न क्या मिलेगा जनाब, उसमें तुम्हें डिविडेंड मिलेगा। सर डिविडेंड कम मिले या ज्यादा मिले, सर रिस्क है। डिविडेंड बेस करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, प्रॉफिट आए कि ना आए, डायरेक्टर डिविडेंड दे या ना दे, रिस्क तो है बॉस, रिस्क तो है। हमने बोला सर बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, रिस्क तो है। अगर रिस्क उठा रहा हूं तो मुझे रिटर्न भी कैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए। फॉर एग्जांपल जनाब, स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है, यानी कि स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है, मार्केट का रिटर्न, मार्केट में बोलूंगा तो समझ जाना स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट का रिटर्न है फॉर एग्जांपल 14%, यानी कि एवरेज स्टॉक मार्केट में कितना परसेंट लोग कमा लेते हैं, 14%। रिस्क फ्री में डालूंगा तो कितना, रिस्क फ्री में डालूंगा तो कितना, 6, मार्केट में डालूंगा तो कितना, कितना ज्यादा, 8%। मैं इसको बोल सकता हूं कि सर मैं अगर रिस्क उठा रहा हूं तो 8% एडिशनल कमा रहा हूं, कह सकता हूं। मैं क्या कह सकता हूं कि सर अगर तो मैं रिस्क उठा रहा हूं तो मैं 8% ज्यादा कमा रहा हूं, मैं इसको रिस्क प्रीमियम कह दूं। लॉजिक ले रही, रिस्क उठाने का प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, इजाफी। अगर मैं रिस्क उठा रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब मैं एडिशनल कितना परसेंट कमा रहा हूं, 8%। लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनने सर, सुने, मैंने बोला जनाब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया, इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम का मतलब अगर तो मैं रिस्क उठाऊंगा तो कितना एडिशनल कमाऊंगा, कितना। फॉर एग्जांपल जनाब आप सीए कर रहे हैं, सीए वाले की तनख्वाह क्वालिफाई होगा, सीए वाले की तनख्वाह लगी आर्टिकल्स करने के बाद 2.5 लाख रुपए की। रिस्क उठाया ना यार, जिंदगी के अंदर खतरा था, पता नहीं हो या ना हो, खुदा न खास्ता साल जाया ना हो जाए, ये तो पीक टाइम होता है पढ़ने का उसका, सही ये टाइम दोबारा तो नहीं आता, इसी टाइम पे आपने फैसला करना होता है। बीकॉम वाली की सैलरी 50,000, आपकी सैलरी 2.5 लाख, सर आपके रिस्क का प्रीमियम कितना है, 2 लाख। लॉजिक क्लियर हुई, आपने रिस्क उठाया तो सर एडिशनल भी तो कमाना चाहिए ना यार, तो हर महीना आपका रिस्क का प्रीमियम कितना है, 2 लाख। यानी कि सीए वाले की तनख्वाह न्यूली क्वालिफाइड कितनी सर, आर्टिकल्स के बाद 2.5 लाख, और सीए वाले की उसकी भी चलो आर्टिकल डाल दो या उसकी ऐसी नौकरी का एक्सपीरियंस डाल दो, उसकी कितनी तनख्वाह, 50,000। जनाब आपने रिस्क उठाया तो आप कितना एडिशनल कमा रहे हो, 2 लाख रुपए। ये मेरे पास क्या कहलाएगा, रिस्क प्रीमियम कहलाएगा। लॉजिक क्लियर है, रिस्क उठा रहे हो तो कितना इजाफी कमा रहे हो। मैंने बोला भाई तो रिस्क प्रीमियम की डेफिनेशन एक क्या बनी, आरएम का मतलब मार्केट रिटर्न कितना, 14% माइनस आरएफ। कैसे बोला, आरएम का मतलब मार्केट रिटर्न कितना मेरा भाई, 14% माइनस आरएफ, रिस्क फ्री कितना, 6%। यानी कि अगर तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो एडिशनल कितना कमाओगे, 8% का रिस्क प्रीमियम है। एग्री करते हो? अच्छा सुनना, मैंने बोला सर ये 14% कैसे आया, ये मार्केट का एवरेज रिटर्न है। एवरेज लोग मार्केट में कितना कमाते हैं, 14। मैंने कहा ये क्या मतलब यार इसका, ये क्या मतलब। हमने कहा आइए सीखते हैं। यहां पे मैंने लिखा जनाब स्टॉक मार्केट, यहां पे मैंने लिखा जनाब शेयर्स, यहां पे मैंने लिखा जनाब मार्केट प्राइस, यहां पे मैंने लिखा सर डिविडेंड पर शेयर और परसेंटेज, डिविडेंड पर शेयर, हाँ डीपी समझ जाना। फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए समझते हैं सर, इस स्टॉक मार्केट के अंदर एक कंपनी है पीएसओ, एक कंपनी है शेल, पता नहीं पेट्रोल इन लोग के पेट्रोल, एक कंपनी है नेशनल रिफाइनरी, एक कंपनी है अटक रिफाइनरी, क्रूड ऑयल से जब पेट्रोल डीजल बनाती है, एक कंपनी है सर यूनिलीवर, एक कंपनी है बॉस नेस्ले। बस फॉर एग्जांपल यही कंपनी है हमारे पास। हमने बोला सर पीएसओ का शेयर मार्केट में कितने का है, 250 रुपए का, शेल का है 150 रुपए का, इसका है 160 रुपए का, इसका है 180 रुपए का, यूनिलीवर का है मेरा भाई फॉर एग्जांपल सर 5,000 का, चलो 500 कर लेते हैं। नेस्ले का भी सर कोई 8,000 रुपए का, इसको फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से
800 कर लेता हूं, सही है, ठीक हो गया। मैंने बोला सर पीएसओ की मार्केट में एक शेयर कितने का मिल रहा है, 250 रुपए का। अगर ये मैं 250 रुपए का शेयर खरीदता हूं तो मुझको डिविडेंड हिस्ट्री देख ली मैंने, हिस्ट्री देख ली सर। डिविडेंड आपको पता है फिक्स नहीं होता, डिविडेंड तो चेंज होता है बेस्ड ऑन डायरेक्टर, बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। हमने बोला सर मैंने हिस्ट्री देख ली है और ये पीएसओ वाले शेयर जो है ना वो तकरीबन 20 रुपए देते हैं। कितना शेयर देते हैं, कितना डिविडेंड देते हैं लोग, 20 रुपए। शेल वाले कितना देते हैं जनाब शेल वाले देते हैं फॉर एग्जांपल 22 रुपए। एनआरएल वाले, नेशनल रिफाइनरी वाले कितने देते हैं फॉर एग्जांपल जनाब 20 रुपए। अटक रिफाइनरी वाले कितने दे रहे हैं फॉर एग्जांपल जनाब 15 रुपए। ये कितना दे रहे हैं फॉर एग्जांपल 45 रुपए। ये कितना दे रहे हैं सर फॉर एग्जांपल 100 रुपए। मानते हो चले लड़के, मुझे जरा बताओगे अगर तो मैं पीएसओ के शेयर्स खरीदता हूं कितने का शेयर मिलेगा, 250 रुपए का, और मुझे डिविडेंड इसके ऊपर रिटर्न कितना मिलेगा, 20 रुपए का। कितना परसेंट, 20 डिवाइडेड बाय 250, 8%। लड़के ये बताओ 22 डिवाइडेड बाय 150 कितना, 14%। मेरा भाई ये कितना, 12.5। बॉस ये कितना, 8.3। ये बताइए, ये बताइए 12.5 फिट हो गया। सर सुने, इसका मतलब ये हुआ कि हर कंपनी का इंडिविजुअल रिटर्न आ रहा है। ये भी तो स्टॉक मार्केट है ना यार, ये भी तो स्टॉक मार्केट है। सुनना सर, अगर मैं सबके एक एक शेयर लूं, अगर मैं सबके एक शेयर लूं तो कितनी इन्वेस्टमेंट कर जाऊंगा। अगर मैं सबके एक एक शेयर लूं तो कितनी इन्वेस्टमेंट कर जाऊंगा, 20। और फिर मुझे जाहिर सी बात है सब पे एक एक डिविडेंड भी मिलेगा। कितना डिविडेंड मिलेगा, ऐड मारो 200, तो मुझे कितना एवरेज रिटर्न आया, 222 डिवाइडेड बाय 20, हाँ 10.8। सुनना, क्या मैं इसको मार्केट रिटर्न कह सकता हूं। पूरी मार्केट का एवरेज रिटर्न कितना आ रहा है, 10.8 कह सकता हूं। इसका इंडिविजुअल रिटर्न कितना है, 8। इसका इंडिविजुअल रिटर्न कितना है, 14। इसका इंडिविजुअल रिटर्न कितना है, 12.5। पूरी मार्केट का एवरेज रिटर्न कितना है। अगर तुम्हारी जो 1 लाख रुपए के तुम्हारे शेयर, तुम 1 लाख रुपए लेके मार्केट में कूदे हो, लेट्स सपोज यही शेयर है और नहीं है, स्टॉक कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई 500-600 कंपनी लिस्टेड है फॉर एग्जांपल, सिर्फ यही है। 2 मिनट के लिए, तुमने बोला सर मैं सेम रेशो के हिसाब से सबके शेयर खरीदूंगा, तो मेरा रिटर्न भी ये बनेगा एवरेज। एक कंपनी के लिए ले रहा, मैं सबों के ले रहा हूं, मेरा रिटर्न कितना बनेगा सर, एवरेज 10.8। अगर मैं बैंक के अंदर या गवर्नमेंट के फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल दूं तो कितना रिटर्न मिलेगा, 6%। स्टॉक मार्केट में जाऊंगा तो कितना रिटर्न आएगा। कौन से शेयर खरीदूंगा ये बात की बात है। मार्केट में आ रहा हूं मैं, मार्केट में आऊंगा तो मुझे एवरेज कितना रिटर्न मिलेगा, 10.8। रिस्क फ्री में जाऊंगा तो कितना मिलेगा, रिस्क प्रीमियम कितना हो गया। लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला, रिस्क प्रीमियम कैसे बना, नंबर चेंज कर रहा हूं। इसका मतलब मार्केट का रिटर्न कितना हो गया लड़के, मार्केट का रिटर्न हो गया 10.8%। मार्केट का रिटर्न कितना हो गया मेरे भाई, मार्केट का रिटर्न हो गया सर 10.8%। अगर मैं मार्केट में जाऊंगा तो कितना रिटर्न कमाऊंगा, 10.8। और अगर मैं रिस्क फ्री रहता तो कितना कमाता, 6%। कितना लड़के, 4.8%। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं, क्या कोई कंफ्यूजन, क्या कोई घबराहट, क्या कोई दिक्कत परेशानी, लॉजिक क्लियर। इसका मतलब ये हुआ, सुनना, मैं मिस्टर ए हूं, मेरे पास 1 लाख रुपए, मैं अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए जाऊंगा तो मुझे रिटर्न कितना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी। मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि जनाब मुझे रिस्क फ्री से ज्यादा रिटर्न चाहिए, आ रहा है प्लस। रिस्क फ्री कितना है सर, 6%। गवर्नमेंट में कौमी बचत में पैसे रखवा तो 6% रिटर्न मिलेगा, आप जिंदगी बस सुकून से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं, पैसा डूबेगा आपका। जो रिटायर पर्सन होते हैं वो उनकी आखिरी जमा पूंजी होती है, उसके बाद उनको पता होता है वो और पैसे नहीं कमा सकते, एज की उस जुमरे में आ चुके हैं, वो चाहते हैं कि पैसे हम ऐसी जगह ना लगा लें कि डूब जाए। जब भी रिटायर पर्सन बिजनेस नहीं करता, वो बोलता है भाई बिजनेस डूब गया तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगा, ये तो मेरी आखिरी जमा पूंजी है। वो क्या करता है, या तो कोई प्रॉपर्टी लेकर रेंट आउट चढ़ा देता है, या तो कौमी बचत में पैसे डाल देता है। 2 काम करता है वो। एग्रीड रिस्क फ्री, उनको तो चाहिए वही ऑप्शन, रिस्क फ्री वाला। सर यंग बंदा होता है वो रिस्क ले लेता है, फिर कमा लेंगे अगर डूब गया तो,
मसला थोड़ी ना है ये, लेकिन एक बार ट्राई तो करें। RF प्लस सर, RF प्लस उसको क्या चाहिए मजीद? उसने बोला सर मुझे 6% तो चाहिए, मैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा हूं, तो सर मुझे 4.8% भी चाहिए। बात मानते हैं मैंने क्या बोला? 4.8%। सर ये 4.8% आपने कैसे निकाला? RM माइनस RF। ये मेरे पास क्या कहलाता है बॉस? ये मेरे पास कहलाता है रिस्क प्रीमियम। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? फिर मैंने बोला भाई मिस्टर ए, तुम्हारे सामने 1 2 3 4 5 6 कंपनीज हैं, कौन सी कंपनी के शेयर खरीदने वाले हो? कौन सी कंपनी के शेयर खरीदने वाले हो? PSO के खरीदोगे, शेल के खरीदोगे, किसके शेयर खरीदोगे? सुनना, अल्फाज में तब्दील कर रहा हूं सर। हमने सारी बात किस पे हो रही है? सारी बात हो रही है रिस्क पे। किस पे हो रही है? रिस्क पे। मैं अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहा हूं तो मैं रिस्क ज्यादा रिस्क उठा रहा हूं। मैंने बोला ठीक है, PSO का शेल का रिस्क सेम है, PSO का यूनिलीवर का रिस्क सेम है। सवाल, मैंने बोला सर रिस्क का मतलब खतरा, क्या रिस्क का मतलब खतरा? क्या नेशनल रिफाइनरी यूनिलीवर का रिस्क सेम है? रिस्क का मतलब सर वो चीजें जो आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट करे। रिस्क का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो आपके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट करे। सर कोविड आया, लॉकडाउन लगा, तेल बिका, पेट्रोल बिका, सर गाड़ियां नहीं चली तो पेट्रोल भी नहीं बिका, सेल इनकी यहां पर आ गई। गाड़ियां नहीं चली, जहाज ही नहीं उड़े, किसको बेचेंगे भाई? यहां पर आ गई। साबुन बिका, शैम्पू बिका, टूथपेस्ट बिका, वो तो बिका। इसका मतलब इसका रिस्क अलग, इसका रिस्क अलग। लॉजिकल एरिया मैंने क्या बोला? लॉजिकल एरिया मेरे भाई मैंने क्या बोला? फिर हमने बोला सर NRL ARL ये क्या करते हैं? ये लोग जमीन से जो क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइंड करके आगे भेजते हैं, इनका रिस्क अलग है। सर ये लोग क्या खरीदते हैं? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कहां से आता है? सऊदी अरब से आता है। किस कीमत पर आता है? सर दुनिया डिसाइड करती है, डिमांड एंड सप्लाई। हमने बोला सर दुनिया डिसाइड करती है कि जनाब क्रूड ऑयल की प्राइस क्या होगी, कैसे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चल रहा होता है, कभी कम कभी ज्यादा, टीवी पे नॉर्मल चल रहा होता है। ये लोग क्रूड खरीदते हैं उसकी बेस के ऊपर, उस पैसों की बेस के ऊपर। इन्होंने बोला कि सर आपको पता है जब जंग होती है ना तो क्रूड महंगा हो जाता है। क्यों? क्रूड की कंजम्पशन बढ़ जाती है, रास्ते जो आपकी ट्रैवलिंग होती है वो इंपैक्ट हो जाता है, तो क्रूड महंगा हो जाता है। एग्रीड? क्रूड महंगा हो रहा है, यूनिलीवर को फर्क पड़ रहा है? सवाल है। क्रूड महंगा हो रहा है, नेस्ले को फर्क पड़ रहा है? क्रूड महंगा हो रहा है, चावल बनाने वाली भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, चीनी बनाने उनको फर्क पड़ रहा है? नहीं सर, इसका मतलब हर किसी का रिस्क अलग अलग, हर किसी का रिस्क का डायमेंशन अलग अलग। लॉजिक ले रहे मैंने क्या बोला? सर स्टॉक मार्केट के अंदर बैंक्स भी तो है ना, अगर तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बोरिंग करने वाले पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं भाई छोड़ भाई बोरिंग नहीं करते। लॉजिक ले रही सर स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्सटाइल कंपनीज भी तो हैं। टेक्सटाइल कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, डॉलर का अगर फ्लक्चुएशन होगी, चेंज होगी तो उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। डॉलर का बढ़ेगा तो पॉजिटिव इंपैक्ट। इंपोर्ट बेस्ड कंपनीज हैं जो इंपोर्ट करके यहां पे बेचती हैं, गाड़ी शाड़ी टोटा छोटा, क्या करते हैं? सारे पार्ट्स तो इनके इंपोर्ट होते हैं ना, यहां पे सिर्फ असेंबल कर देते हैं। होते क्या? बनाते तो नहीं है, इंजन तो नहीं बनाते, सही क्लच प्लेटें तो नहीं बनाते, कुछ भी नहीं बनाते, बॉडी शॉडी म्यूजिक तो कुछ भी, सब क्या होता है जनाब? इंपोर्ट हो रहा होता है। टोयोटा वाले, होंडा वाले सब इंपोर्ट कर रहे होते हैं। डॉलर महंगा हो गया, रिस्क है। गाड़ियों की कंपनी जो है टोयोटा होंडा, उसके ऊपर रिस्क आएगा। यस सर, हर कंपनी का रिस्क अलग अलग। एग्री करते हो? मैंने बोला भाई मिस्टर ए, कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे? सबके रिस्क अलग है बॉस। ये तो तुमने एवरेज रिटर्न ले लिया 10.8%, ये तो तुमने एवरेज रिटर्न ले लिया, 10 रिस्क प्रीमियम ले लिया। ये कैसे बना तुम्हारे पास? 10.8% माइनस 6%, ये तो तुमने मार्केट का एवरेज ले लिया। तुम कौन सी कंपनी के शेयर खरीदोगे भाई? शेल के खरीदने जा रहे हो, PSO के, किसके खरीदने के लिए जा रहे हो? एक तो मार्केट का रिस्क है, एक उस कंपनी का अपना रिस्क भी है। इसको कहा जाता है इक्विटी बीटा। क्या कहा जाता है बॉस? इक्विटी बीटा। यार मजेदार नहीं है क्या? MF अच्छा नहीं है? कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सोच है। क्या करें भाई, कॉन्सेप्ट इतने में क्या करूं भाई? नहीं मजेदार है, नहीं है, लॉजिकल है, नहीं है लॉजिक। अभी बताएगा कुछ भी नहीं है, नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे दे भाई, वो डेल्टा दे दो,
थीटा दे दो, वो भी आने के नहीं वो नहीं आएंगे भाई। हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे ना, अल्लाह माफ करे, क्या पढ़ते थे, यूं याद है, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, कभी नहीं पता नहीं क्या होता है, रट्टे मार लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा थीटा, ये पता नहीं क्या होता था, पता नहीं क्या होता था, रट्टे मार लिया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लॉजिक है इसकी, यहाँ पे लॉजिक है। इसको नाम दिए इक्विटी बीटा, ई फॉर इक्विटी, बी फॉर बीटा, नहीं, मतलब इसको नाम दिए रिस्क है ब्रैकेट, ये पूरी फिगर से मल्टीप्लाई होगी। यानी कि सर आपका रिस्क प्रीमियम समझिएगा, मैं इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा हूं तो कितना रिटर्न मेरे पास 4.8। अच्छा जी, मैंने बोला सर देखें ये तो मार्केट का एवरेज रिटर्न है ना यार, क्या शेल का रिटर्न इतना ही है, इससे ज्यादा है, तो मेरे को कितना रिटर्न चाहिए, 14% चाहिए अगर मैं शेल की खरीदूंगा। अभी कितना आ जाएगा, 10.8। गलत ना यार, बेवकूफ बना रहे हो मिस्टर ए को। इसका रिटर्न कितना, ARL का, PSO का इससे कम, तो तुम उसको कैसे बोल रहे हो तुम्हें कितना मिलेगा, 10.8। गलत कह रहे हो ना यार, तुम्हें कितना बताना चाहिए, 8 बताना चाहिए, 8.3। इनका रिस्क मार्केट के मुकाबले में कम, मार्केट का अगर एवरेज रिस्क ज्यादा है तो इन लोगों का कम है, सुकून की कंपनी है। यूनिलीवर का रिस्क बहुत कम होता है बॉस, शैम्पू बिकेंगे, टूथपेस्ट बिकेगा बॉस, नेस्ले का सर रिस्क कम होता है जनाब, एवरीडे बिकेगा, कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो। हाँ इनके रिस्क ज्यादा होते हैं, तो जिनके रिस्क ज्यादा वहां का रिटर्न भी ज्यादा। एग्री करते हो, एग्री करते हो। तो ये इक्विटी बीटा किसको रेफर करता है मेरा भाई, ये रिस्क को रेफर कर रहा होता है। तो जनाब फॉर एग्जांपल ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, इक्विटी बीटा है, अभी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल जनाब ये 1.2 है, 1.2 का मतलब मार्केट का रिस्क है 1, तो इसका मार्केट से ज्यादा है। अगर ये 0.8 होता तो मार्केट से कम होता। लॉजिक क्लियर, आंसर बताओ कितना बनेगा, 11.76। यानी कि जनाब, यानी कि बॉस अगर तो मैं फॉर एग्जांपल जनाब ये है अपना निशाद मिल का, निशाद मिल टेक्सटाइल कंपनी है, मैंने बोला सर फॉर एग्जांपल ये निशाद मिल का शेयर होल्डर अपनी कैलकुलेशन करना चाह रहा है कि जनाब मैं अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे के कितना मिलेगा। याद है के हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, वैग निकालने के 6 तरीके, मैं के निकालने पहुंच चुका हूँ। मैं के अभी 6 की 6 चीजें सीखेंगे कैसे निकलेगी। हमने बोला सर मैं के निकालने पहुंचा, तो निशाद मिल वाला बोलेगा, निशाद मिल के शेयर होल्डर बोलेंगे मैं कितना % रिटर्न उम्मीद करता हूं इनसे, 11.6% रिटर्न उम्मीद करता हूं बेस्ड ऑन रिस्क। ये मॉडल किस पे चलता है, ये मॉडल चलता है रिस्क के ऊपर। ये CAPM का मॉडल किसके ऊपर चलता है जनाब, रिस्क के ऊपर। जो एक और मॉडल हम लोगों ने पढ़ा डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, वो किस पे चलता है, फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। लॉजिक क्लियर है, मैंने क्या बोला, दोनों के मॉडल बिल्कुल ठीक है, दोनों का मॉडल। ये किस पे जा रहा है, ये जा रहा है रिस्क पे। बोल रहा है भाई अगर तुम 11.76% दे रहे हो तो समझ में आ रहा है, लॉजिकल है। अगर ये 5 निकल कर आता तो क्या मैं इस कंपनी के शेयर खरीदता, भाड़ में जाए, मैं तो रिस्क फ्री में जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल बेकार कचरा है भाई, कचरा कंपनी है भाई, क्यों पैसा लगाऊं मैं यहाँ पे। लॉजिक समझ में मैंने क्या बोला भाई, बगैर टेंशन के मुझे कितना मिलेगा 6%। तो स्टॉक मार्केट में जाऊंगा तो टेंशन पालूंगा, थोड़ी देर बाद देखूंगा शेयर प्राइस कितनी बढ़ गई, मैं देखूंगा मुल्क के हालात के मेरी कंपनी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अगर इंपोर्ट बेस्ड कंपनी के शेयर ले लिए तो मैं देखूंगा तो डॉलर बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बेस्ड अब डॉलर कम हुआ ना, अभी कहां गया, 310 से वापस आ रहा है, 290 से भी नीचे आ गया, 280 टच कर गया। तो जो टेक्सटाइल कंपनी वाले थे उनकी हालत खराब, टेक्सटाइल वाले तो करते ही एक्सपोर्ट है, अब उनकी रेमिटेंस कम हो गई। लॉजिक क्लियर हो रही है, उनको तो नुकसान हो गया, उनको तो रिस्क आ गया। तो मैं ये देखिए शेयर होल्डर ये देखेगा, अगर तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो जनाब मैं जो रिस्क उठा रहा हूं वो स्टॉक मार्केट वाला रिस्क तो है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। रिस्क तो है स्टॉक मार्केट वाला तो है, उससे ज्यादा भी और उससे कम भी। फॉर एग्जाम्पल जनाब खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान के पास सैंक्शन लग जाए, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए, इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा, इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, इसके सबके ऊपर आएगा, पूरी मार्केट के ऊपर आएगा। एग्री करते हो, एग्री करते हो। लेकिन जो प्योर इंपोर्ट वाले उस पर ज्यादा आएगा, क्रूड इंपोर्ट होता है इन पे ज्यादा आएगा। क्रूड इंपोर्ट, इनका तो काम ही इंपोर्ट वाला है यार, इंपोर्ट किया इन्होंने जमीन का वाला क्रूड सऊदीया से, उसको प्रोसेस करके आगे, इनको तो काम ही इंपोर्ट का ना भाई।
और जब मुल्क डिफॉल्ट करता है, आपको पता है ना, सारी परचेजिंग है ना उधार के ऊपर होती है। क्रूड उन्होंने खरीदा, पैसे कब देंगे? 3 महीने बाद, नॉर्मल है। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है सर अब उधार का सीन खत्म, कैश पे चलेगा, पैसे जमा कराओगे तो वहां से जहाज चालू होगा, वरना वहां से जहाज नहीं निकलेगा। तो भाई पैसे कहां से लाएं? डॉलर ही नहीं है, जब भी तो डिफॉल्ट किया है। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि पेमेंट खड़ी हुई है, पेमेंट नहीं कर पा रहे। सऊदी अरामको वाले बोल रहे हैं भाई तूने क्रूड खरीदा था, पैसे दे, पहले तो देता था, अब क्या हो गया? मैंने बोला पैसे ही नहीं है, डॉलर नहीं है, हम मजबूर है। वो डिफॉल्ट कर जाता है, बंदा होता है ना डिफॉल्ट कर जाता है। एक बंदा है लोकल कंपनी से, उसने उधार खरीदा, लोगों को पैसे नहीं दे रहा, जिसको तुम बैड डेट्स राइट ऑफ कहते थे, वो ये होता है कोर्ट में गया, भाई ये पैसे नहीं दे रहा, कोर्ट बोलता है भाई क्यों नहीं दे रहा? बोला है नहीं मेरे पास, खाने को पैसे नहीं है, इसको पैसे कैसे दूं? कारोबार था वो सारा डूब गया। वो बंदा बोले खुद से लाने में बैठ के खाना खाता हूं, इसको कहां से पैसे दूं मैं? लॉजिकली तो बैंक वाला क्या करता, कोर्ट क्या करता है? कोर्ट उसको बैंकरप्ट कर देता है, भाई ये बंदा बैंकरप्ट है, अब इससे कोई बंदा पैसा नहीं ले सकता। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कंपनीज क्या करती है? कंपनीज को फिर राइट ऑफ कर देती है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा अकाउंटिंग के अंदर। इंटरनेशनली भी तो ऐसा होता है। बात समझ में आई मैं कहना क्या चाह रहा हूं? क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? पक्का? ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेगा? अगर तो मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए जा रहा हूं तो मैं डिविडेंड खाने का हक रखता हूं, मैं डिविडेंड खाऊंगा। कंपनी की डिविडेंड क्या है? कॉस्ट है, मेरी क्या है? रिटर्न है। ये क्या कहलाएगा कंपनी के लिए? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कंपनी क्या सोचेगी? ये बंदा मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा? कंपनी ये सोचेगी जनाब ये बंदा रिस्क फ्री से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। मार्केट में जा रहा है तो मार्केट का रिस्क उठा रहा है तो प्रीमियम भी करेगा। और फिर मार्केट हो सकता है कि इस कंपनी का रिस्क जो है वो मार्केट के रिस्क से ज्यादा हो, कम भी हो सकता है बॉस, कम भी हो सकता है। तो ये हमसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा? 11.76, यानी कि हमें इतना डिविडेंड देना चाहिए। क्या सबों को बातें समझ में आई? कॉपी करें, फिर और कॉन्सेप्ट आगे लेके चलेंगे। कॉपी करें जनाब आज की क्लास कॉन्सेप्ट के नाम। चले भाई सुनेंगे जी बॉस, थोड़ी सी हम बातें करने चलते हैं। सर यहां पे हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं इक्विटी बीटा का। ये थोड़ा तंग कर रहा है ना तुम लोगों को, पता नहीं क्या चीज होती है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये तंग कर रहा है। ये तो उसका सिंबल भी थोड़ा अजीब सा है। चले से सुनता है फिजिक्स है, सुने जनाब। ये CAPM वाला मॉडल, ये CAPM मॉडल बात किस पे करता है बॉस? ये CAPM मॉडल जो है वो रिस्क के ऊपर बात करता है। किसके ऊपर बात करता है? रिस्क के ऊपर जनाब। जहां पर रिस्क है वहां पर रिटर्न भी कैसा चाहिए? ज्यादा चाहिए। जहां पर रिस्क है वहां पे रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। सिंपल सी बात है भाई। ये CAPM मॉडल तो ये बात करेगा कि अगर तो जनाब रिस्क है, अगर तो जनाब रिस्क है तो रिटर्न भी कैसा चाहिए? ज्यादा चाहिए। ये मॉडल इसके ऊपर बात करेगा। एग्री करते हो? हमने बोला सर मैंने रिस्क को 2 कैटेगरी के अंदर स्प्लिट किया। एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से खतरात लाहक होते हैं? रिस्क का मतलब सर, रिस्क का मतलब खतरा। एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से खतरे होते हैं बताओ मेरे भाइयों? एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से रिस्क हैं? बोले बोले बोले। हमने बोला सर अगर तो इंपोर्ट बेस्ड कंपनी है, टोयोटा करोला, सारे पार्ट इंपोर्ट होते हैं, क्या रिस्क है इनको? कहीं एक्सचेंज रेट बढ़ना जाए। अगर वो कंपनी जिन्होंने बोरिंग बहुत ज्यादा ली हुई है, क्या रिस्क है उनको? कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ना जाए। एक वो कंपनी सर फॉर एग्जांपल जनाब टेक्नोलॉजिकल वाली कंपनी है, उनको क्या रिस्क है कि सर कॉम्पिटिटर को नई टेक्नोलॉजी लेकर ना आ जाए, जैसे नोकिया के साथ हुआ, ऐसा वो इसको रिस्क है। फिर सर एक और रिस्क ये है कि अगर तो वो कोई कंपनी है जिसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, कहीं लोगों की प्रेफरेंस वो ना हो जाए। जैसे चाय और कॉफी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, लोग चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं, ऐसा सब्स्टिट्यूट है, अलग अलग प्रोडक्ट, लेकिन एज अ सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि लोग कॉफी की तरफ ज्यादा चले जाएं, हो सकता है कि चाय की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाए। एग्री करते हो? सर कोल्ड ड्रिंक वाले कोक, इनके सब्स्टिट्यूट क्या है? सर इनके सब्स्टिट्यूट है वो स्लाइस जूस हो गया, ये जूसेस हो गए। लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा होने लग जाएं और लोग जूसेस की तरफ ज्यादा चले जाएं, ये इनको बिजनेस के रिस्क है। एग्री करते हो? ये इनको कारोबार के रिस्क है। ये बातें ये करेगा। सर क्या लकी सीमेंट को और नेस्ले को एक ही रिस्क है? कोक को लकी सीमेंट को एक ही रिस्क है? अगर तो मुल्क के हालात खराब है, इकोनॉमी खराब है, तो हो सकता है लकी सीमेंट के यूनिट कम बिके, उनका सीमेंट कम बिके। क्यों? लोगों के पास पैसा होगा तो कंस्ट्रक्शन करेंगे ना यार।
लेकिन यूनिलीवर के जो प्रोडक्ट है सर, कुछ भी हो जाए, साबुन शैम्पू ये सब बिकेंगे। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर दोनों के रिस्क अलग अलग है। लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या बोला सर? मैं रिस्क की बात कर रहा हूं सर, रिस्क की बात कर रहा हूं। एक और रिस्क क्या है सर? कंपनी को चलाने वाला मेन बंदा मर जाए। एप्पल था, स्टीव जॉब था, कंपनी को चला रहा था। लोग क्या बोल रहे थे सर? लोग ये बोल रहे थे भाई उसकी तबीयत ना खराब रहती थी। हमको पता है स्टीव जॉब की तबीयत, उसकी अजीब सी कोई बीमारी थी, अल्लाह माफ करे, वो ये थी कि उसकी जब उसको ना कुछ टाइम पीरियड के बाद ना बिल्कुल उसका वेट लूज हो जाता था, बिल्कुल खत्म, फिर वो दोबारा सही हो जाता था, फिर वेट लूज हो जाता था, पता नहीं क्या उसको अजीब सी बीमारी थी, अल्लाह माफ करे। तो जब वो मरने के करीब था तो लोग बोल रहे थे अब तो एप्पल कंपनी खत्म, अब तो एप्पल कंपनी खत्म, भाई इसका तो बेड़ा गर्क हो गया, इसका तो बेड़ा गर्क हो गया। सर ये भी रिस्क होता है कंपनीज को, लेकिन हुआ कुछ नहीं, किसी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्पल तो और पता नहीं कहां निकल गई। एग्री करते हैं? तो सर रिस्क को मैं दो कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। एक का मैं नाम दे रहा हूं सिस्टमैटिक रिस्क, एक का मैं नाम दे रहा हूं अनसिस्टमैटिक रिस्क। सर सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब सिस्टम, कौन सा सिस्टम? इकोनॉमिक सिस्टम, मईशत का सिस्टम। सर कंपनी को एक रिस्क वो होते हैं जो आपकी मईशत से बिलोंग करते हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मईशत है, एक्सचेंज रेट बढ़ गया, कम हो गया, इंटरेस्ट है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, सर मईशत है, लोगों के पास खूब सारा पैसा आ गया, मईशत है। हर बंदा अपना प्रोडक्ट यूएस में क्यों सेल करना चाहता है? हर दुनिया का हर बंदा चाहता है मैं अपना प्रोडक्ट किसी तरह यूएस पहुंचा दूं, यूएस में बेचूं। क्यों? वहां पे यूएस में लोगों के पास कुव्वत खरीद बहुत ज्यादा है, उनके पास पैसे बहुत ज्यादा है, वो प्रोडक्ट को खूब खरीदते हैं। हमारी तरह नहीं है कि 50-20 गाड़ी हो गई 30 साल पुरानी, उसको रगड़े जा रहे हैं फिर भी बेच रहे हैं। वहां पे ऐसा नहीं है, 5 साल हुए गाड़ी खत्म, नई गाड़ी। क्यों? परचेजिंग पावर बहुत है। एग्री करते हैं? परचेजिंग पावर का कॉन्सेप्ट हो गया, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? सर इंटरेस्ट रेट ये मईशत है, मईशत ऐसे चलती है बॉस। आपके पास डॉलर के रिजर्व्स हैं, लोगों के पास पैसे हैं, लोगों की हालत अच्छी हो रही है, गवर्नमेंट वहां पे सब्सिडीज दे रही है। एग्री करते हो? ये मईशत कहलाती है। इकोनॉमिक्स आप लोगों को ज्यादा अच्छी आती है। एक अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब सर वो खतरे जिसका मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन है कंपनी के अंदर, है कंपनी के अंदर। कौन कौन से रिस्क सर? सर फॉर एग्जांपल आप सीईओ की डेथ हो गई, मईशत तो नहीं है ना यार। ये कितने कारोबार हमने देखे, बाप गया बच्चों से संभला नहीं, खत्म कारोबार। कितने कारोबार हमने ऐसे देखे अपनी जिंदगी में, बाप था तो चल रहा था, बाप मरा तो बच्चे कारोबार ही नहीं चला पाए, बेड़ा गर्क कर दिया। इकोनॉमिक्स ने, मईशत ने तो उसके कारोबार को तबाह नहीं किया ना यार। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने, इंटरेस्ट रेट ने उसका कारोबार तबाह कर दिया, नहीं, ये अनसिस्टमैटिक रिस्क है। अनसिस्टमैटिक रिस्क है, मईशत नहीं है। मैनेजमेंट फेलियर, मैनेजमेंट कोई थक्कल किस्म की मैनेजमेंट बैठी हुई है, कारोबार चला ही नहीं पा रहे, पर्ची पे लोग आए हुए, मैनेजमेंट फेलियर। यही कैसा कहलाती है मेरे पास? अनसिस्टमैटिक रिस्क। लॉजिक क्लियर हो रही है? लॉजिक क्लियर हो रही है? हमने बोला सर ये जो, अच्छा फॉर एग्जांपल आप लोग को याद हो, ये जो फुटबॉल के क्लब्स होते हैं, फुटबॉल देखते हो, ये जो फुटबॉल के क्लब्स होते हैं, एक जमाने में आईटीएस को 90s के अंदर एक पूरा प्लेन क्रैश कर गया था फुटबॉल के प्लेयर्स का, सारे फुटबॉलर जो ना वो मर गए थे। फुटबॉल क्लब का वो खत्म, कोई प्लेयर ही नहीं खेलने वाला। फुटबॉल क्लब्स महंगे होते हैं, पैसा होता नहीं कि ठीक ठाक पैसा होता है कि बस फुटबॉल क्लब। क्रिकेट में तो क्लब्स की इतना पैसा होता है, तो फुटबॉल को तो लेवल ही अलग है। एग्री करते हैं सर? एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? मैंने बोला सर आपके जो की एम्प्लॉई है वो छोड़ के चले गए, बेड़ा गर्क। अब कंपनी को चलाने वाले चले गए, सेल्स का बंदा चला गया भाई, प्रोडक्शन मैनेजर आपका चला गया, आपकी कंपनी में हिल जाएगी भाई। देखा भी हमने हिस्ट्री के अंदर, कुछ कंपनी में जो की बंदे थे छोड़ के चले गए, मैनेजमेंट चेंज हुई, कंपनी का बेड़ा गर्क। हेस्कोल की एग्जांपल आपके सामने है, हेस्कोल वगैरह की एग्जांपल आपके सामने है। सर मैनेजमेंट नहीं चला पाई, उसको नहीं चला पाई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो पिछली गवर्नमेंट आई थी वो नहीं चला पाई। एक गवर्नमेंट जो आई थी पिछले, जो भी खत्म हुई है, उससे पिछली जो गवर्नमेंट थी वो नहीं चला पाई थी, 3.5 साल के अंदर चेंज हो गई थी वो कुछ भी नाम दो उसका, जो है सो है। एग्री करते हैं सर? क्या ये मईशत से बिलोंग करता है? क्या ये मईशत से बिलोंग करता है? सीएपीएम इस रिस्क की बातें नहीं करता। सीएपीएम रिस्क की बात करता है, इन रिस्क की बात नहीं करता। किस रिस्क की बात करता है? सिस्टमैटिक रिस्क की बात करता है।
बोलता है अनसिस्टमेटिक रिस्क की मैं बात नहीं करता। मैं ये अज्यूम करता हूं कि शेयर होल्डर ये रिस्क बेयर नहीं कर रहे। वो ये अज्यूम करवाता है कि जनाब जो शेयर होल्डर है उसके पास ये रिस्क एलिमिनेट है। कौन से रिस्क की बात करता है वो? मईशत के रिस्क की बात करता है। ये रिस्क है, ऑल्दो है, कंपनियां इस चक्कर में भी तबाह बर्बाद हुई हैं, लोगों के पैसे डूब गए, शेयर होल्डर के पैसे डूब गए, एग्रीड, इन लोगों की वजह से। लेकिन सीएपीएम बोलता है जनाब मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। ये बोल के करता है कि जनाब कंपनी जो शेयर होल्डर है वो वेल डाइवर्सिफाइड है, मतलब उन्होंने अपने पैसे जगह 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 डाइवर्सिफाई किए हैं, तो वो उसको इग्नोर करता है सीएपीएम वाला। किसको बात करता है वो? इकोनॉमिक रिस्क को, सिस्टम के रिस्क को, जो मईशत का सिस्टम है। सुनना जी, सुनना, मईशत के सिस्टम के ऊपर में आया तो उन्होंने मईशत के सिस्टम को दो कैटेगरी के अंदर स्प्लिट किया। कह रहे हैं भाई ये जो सिस्टम के रिस्क है ना ये भी दो किस्म के होते हैं। एक होता है मेरे पास कारोबार का रिस्क, एक रिस्क होता है मेरे पास कारोबार का रिस्क। कौन सा रिस्क मेरे भाई? बिजनेस रिस्क। एक होता है मेरे पास फाइनेंशियल रिस्क। बात सुन आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? क्या मतलब जनाब? बिजनेस रिस्क का मतलब वो खतरे जिससे कंपनी के बिजनेस के ऊपर खतरा आएगा, वो रिस्क जिसकी वजह से यूनिट कम बिकेंगे, वो रिस्क जिसकी वजह से कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, वो रिस्क जो कि आपके कारोबार को हिट करेंगे, वो रिस्क जो जिसकी वजह से आपके फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, सूद बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सुनिएगा सर, बिजनेस रिस्क की एग्जांपल, बॉस बिजनेस रिस्क की एग्जांपल कौन से रिस्क हैं जिसका इंपैक्ट बिजनेस पे होगा? मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कम बिकेंगे, अच्छे रिस्क मतलब ज्यादा बिकेंगे। फॉर एग्जांपल हमने बोला जनाब टोयोटा, होंडा, सर गाड़ियां इनकी नहीं बिक रही, आजकल नहीं बिक रही, वजह परचेजिंग पावर नहीं लोगों के पास, लोगों के हालात खराब हो गए हैं और गाड़ियां नहीं बिक रही हैं, खाने के पैसे नहीं है भाई, गाड़ियां महंगी भी हो गई, बिजनेस के ऊपर हिट आई, गाड़ियां नहीं बिक रही, लॉस लॉस लॉस। शोरूम वाले फारिग बैठे हुए, आप जाओ, आप सिर्फ ये शो कराओ कि आप गाड़ी बुक करा रहे हैं, आपको सर पे बिठा लेंगे। सही बता रहा हूं, ऐसे हालात हो गए। ऐसे मुशर्रफ के दौर में क्या था, इतनी गाड़ियां बिक रही थी भाई, एडवांस बुकिंग चल रही है, उसने फाइनेंस लीज निकाली थी ना, बैंक वाले लीजिंग करें, ये करें, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, सर यूनिट कम बिक रहे हैं, किस वजह से? गाड़ियां महंगी हो गई, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी सर, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से आपका प्रोडक्ट कम बिकता है, आपके बिजनेस के ऊपर हिट आ रही है। लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या बोल रहा हूं? जनाब टेक्नोलॉजी, आपका कॉम्पिटिटर टेक्नोलॉजी लेकर आ गया, आप अभी भी वही बटन वाले फोन पे बैठे हुए हैं। सर आपका कॉम्पिटिटर सैमसंग, ओप्पो, पता नहीं क्या क्या, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर आ गया। एग्री करते हैं? टेक्नोलॉजी की वजह से आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। नोकिया खत्म, ब्लैकबेरी खत्म, ब्लैकबेरी खत्म। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं सर। और एक और एग्जांपल दे दो जिससे बिजनेस खत्म हो जाए, बोले। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट भी तो आपके कारोबार को तबाह कर देता है भाई। इंपोर्ट बेस्ड कंपनी है ये, एनआरएल क्रूड इंपोर्ट करती है, क्रूड इंपोर्ट करती है, तो जनाब अगर डॉलर महंगा हो गया तो बेड़ा खराब हो जाएगा इनका तो। हाँ, ड्यूटीज बढ़ा दी गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए। आईटी कंपनी पहले टैक्स फ्री हुआ करती थी, अब इन्होंने बिठाए बिठाए जो है ना 1.5% का टैक्स लगा दिया। वह फ्री के आईटी कंपनी, मतलब आईटी कंपनी आपके पास वो चीज़ है, बेवकूफ़ है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट, आईटी कंपनी आपकी वो चीज़ है कि भाई जो आपके मुल्क का कर्जा उतार सकती है। आपको कोई प्रोडक्ट बना के कंटेनर में लोड करके भिजवाना नहीं है, आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट चाहिए, बस आप यहां बैठ के यूएस का काम कर सकते हैं। फ्रीलांस हमारे यहाँ कितना है? हमारे यहाँ फ्रीलांस इतना हिट नहीं है एज कम्पेयर टू इंडिया। बचा इंडिया में बहुत काम है फ्रीलांसिंग का। दुनिया में कोविड के बाद फ्रीलांसिंग में इतना काम बढ़ गया, इतना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यार, मैंने ना
एक वो चाहिए UI UX वाला बंदा। UI UX वाला क्या होता है, ये एक चीज होती है आईटी के अंदर जिसको बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनर। मुझे एक चाहिए बंदा जिसको फोटोशॉप अच्छा आता हो या उसको जो है ना वो एडोब प्रीमियर अच्छा आता है। मैंने बोला यार मैं लेक्चर रिकॉर्ड कराऊंगा, मुझे पढ़ाना आता है, मुझे वीडियो की ना एडिटिंग करना नहीं आती। उसके लिए मैंने एक बंदे को रखा। मैंने बोला यार देख भाई तू अपने घर पे रहे, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, तो अपने घर पे रहे, मैं तुम्हें वीडियो जो है ना रिकॉर्ड करके मैं तुम्हें जो है ना वो भेजवा दूंगा। अब मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तुम उसको डाउनलोड कर लेना, या मैं तुम्हें वैसे ईमेल कर दूंगा, तुम उसे एडिट कर देना। पर वीडियो में तुम्हें 500 रुपए दूंगा। पर वीडियो में तुम्हें कितने दूंगा? 500 रुपए दूंगा। वो आराम से घर में बैठ के काम कर देगा। बोलेगा यार तला भाई हो गई है, मैं आपको भेज रहा हूँ ये सैंपल है। बोलूंगा ओके डन, 500 रुपए उसके बन गए। ये फ्रीलांसिंग है बेसिकली। अब यूएस के अंदर आपको पता ना एम्प्लॉयमेंट लॉ बड़े सख्त है। मैं अगर किसी बंदे को हायर करूंगा तो जनाब मुझे उसका मेडिकल, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी, ये वो अला बला सारी चीजें मुझे उसकी करनी पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है वो भी कॉस्ट कटिंग में जाएंगे। प्लस उन्होंने ये बोला यार यूएस के लोग की ना तनख्वाह ज्यादा होती है, यूएस के लोगों की तनख्वाहें ज्यादा होती हैं। हमने बोला सर मुझे तो कॉस्ट कटिंग के ऊपर भी जाना है, तो यार ये इंडिया पाकिस्तान है ना, इनसे कांटेक्ट कर लो, लोग अच्छे हैं, काम करके दे देंगे आपको आधे से आधे के आधे रेट के ऊपर। तो सारा फ्रीलांसिंग का काम यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन ये है इंडिया में है, पाकिस्तान में क्यों नहीं आया? इंडिया में बहुत है, पाकिस्तान में इतना नहीं है इतना नहीं है जितना इंडिया के अंदर है। वजह सर आपने काम कर दिया, पैसे कैसे मंगवाओगे? पेपाल है नहीं आपके पास, स्ट्राइप है नहीं आपके पास, पैसे कैसे मंगवाएंगे? लॉजिकली हो रही मैंने बिजनेस रिस्क। एग्री करते हो? आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, आपके पास चैनल नहीं है, पैसे कैसे मंगवाएंगे भाई? हमारे लेक्चर इंडिया में सेल आउट होते हैं, वहां के लोग यहाँ पे पैसे कैसे भेजें? मसला बेसिक चीज नहीं है, बिजनेस रिस्क। एग्री करते हो? लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर है। दूसरा क्या है मेरे पास जनाब? फाइनेंशियल रिस्क। क्या नाम है मेरे पास भैया? फाइनेंशियल रिस्क। ये फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है जनाब? ये फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है जनाब? इस फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है गियरिंग। क्या मतलब गियरिंग? सर कंपनी ने कितना उधार लिया हुआ है, इसका मतलब है जनाब गियरिंग का मतलब कंपनी ने कितना उधार लिया हुआ है, यानी कि कंपनी का डेट कितना है। डेट कौन सा वाला? जिसके ऊपर सूद पे किया जाएगा। डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। अगर तो किसी कंपनी ने बहुत ज्यादा बोरिंग की हुई है तो जनाब उसका फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा है। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब सूद वाला, फाइनेंस वाला, उसको बहुत ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। एक कंपनी है जिसने 1 रुपए का उधार भी नहीं लिया हुआ, लकी सिमेंट 1 रुपए का उधार नहीं है, उसका फाइनेंशियल रिस्क 0। एक कंपनी है भाई जिसने उधार ही उधार लिए हैं भाई, नेशनल रिफाइनरी उधार ही उधार, हर बैंक से उधार पकड़ा हुआ है, उसका फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा। लकी सिमेंट 1 रुपए का उधार नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क 0। लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या बोला? गौर से सुनना मेरा भाई, ये लड़के कॉपी नहीं करेंगे। सर ये क्या है? एब्रीविएशन लिख दूं तो RF का मतलब रिस्क फ्री रिटर्न, RM का मतलब मार्केट रिटर्न, इसका मतलब इक्विटी बीटा। सुनना, ये बेसिकली रिस्क है। इक्विटी बीटा का मतलब बिजनेस रिस्क भी, फाइनेंशियल रिस्क भी, बोले तो सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब इक्विटी बीटा। बात समझ आई सबको? यानी कि एक शेयर होल्डर कंपनी के बिजनेस रिस्क को भी देखता है, एक शेयर होल्डर बिजनेस के फाइनेंशियल रिस्क को भी देखता है। लॉजिक क्लियर हुई? दोनों चीजें सोच के फिर फैसला करेगा इस कंपनी के शेयर लो या नहीं लो, दोनों चीजों को सोचेगा। तो यहां पे मैंने क्या लिखा? इक्विटी बीटा। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? सिर्फ बिजनेस रिस्क को हम लोग एसिड बीटा कहते हैं। सिर्फ बिजनेस रिस्क को हम लोग एसिड बीटा कहते हैं। लॉजिक समझ में आ रही है? शेयर होल्डर एसिड बीटा देखेगा कि इक्विटी बीटा देखेगा? इक्विटी बीटा, दोनों को देखेगा, इसको भी और इसको भी। सिर्फ इसको कुछ नहीं कहते, बात समझ में आ रही है भाई?
शेयर होल्डर दोनों रिस्क को देखेगा। शेयर होल्डर कौन से रिस्क को देखेगा मेरे भाई? इक्विटी बीटा को। लॉजिक क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी है उसके पास 1 रुपए की भी उधारी नहीं है, डेट जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 मतलब 0 हो जाएगा। इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्क कैसा है? 0। एसेट बीटा इक्विटी बीटा दोनों सेम। मैथ्स हो रही है, सिर्फ मैथ्स। अगर तो कंपनी के ऊपर 1 रुपए की भी उधारी नहीं है, कहीं का भी लोन नहीं लिया हुआ इसने, इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्क 0। जो एसेट बीटा वही इक्विटी बीटा। लॉजिक क्लियर? सिर्फ एक ही रिस्क देखेगा वो। यहां पे लेट्स सपोज बोरिंग है, उधार लिया हुआ है, इसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क कुछ ना कुछ है। एसेट बीटा और इक्विटी बीटा सेम होंगे? नहीं होंगे। नंबर सी बात हो रही है मैथ्स की। इक्विटी बीटा ज्यादा होगा, एसेट बीटा कम होगा। वजह, इसके अंदर ये और ये इन दोनों का सम प्लस। लॉजिक ले रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं मैथ्स की बातें कर रहा हूं अभी। किसी का एतराज? कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी तो नहीं, आसान नहीं है। आसान है लेकिन आसान नहीं है, मेरे को लगता है आसान है। ये लॉजिकल है, मजा आ रहा है। आपसे बड़ा है। हाँ? नहीं, अकाउंटिंग में क्या है? डेबिट क्रेडिट, डेबिट कुछ पल्ले ही नहीं है, उठा के डेबिट कर दो यार। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो रही है, क्यों नहीं है भाई? कुछ सेंस तो बताओ, कोई लॉजिक तो बताओ। नहीं, वो हो रही है तो क्या लॉजिक है बोरिंग कॉस्ट किस कैपिटलाइज होने की? अर्निंग पर शेयर निकाल दो। अबे क्यों निकाल दो भाई? हम नहीं कर रहे, मेरी कंपनी है भाई, प्राइवेट कंपनी नहीं करती, ईपीएस लिस्टेड कंपनी करती है। क्यों? सवाल है, लॉजिक ये तो है ना यार, एक सेंस बनता है इसमें। हाँ यार, बात समझ में आ रही है, लोगों के बिहेवियर के ऊपर बात है, बात समझ में आ रही है। टैक्स के अंदर रेजिडेंट 183 दिन का है, ऐसे ही ना शायद? रेजिडेंट क्यों भाई 182 दिन का क्यों नहीं है? 10% टैक्स क्यों, 12 क्यों नहीं है? सवाल है भाई। इसका ये बोल दो कि आपका जो है ना बस 10% होता है, कहानी खत्म। दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ऐसा नहीं होता ना भाई। लॉजिक है ना इसकी वजह। चलें सर, इसको कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें सर, बात आगे लेके चलते हैं मेरे भाइयों। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? क्या हम बात को आगे लेके चलें? बहुत सुने हमने बोला जनाब, ये जो हमारे पास इक्विटी बीटा होता है वो 2 रिस्क को रेफर कर रहा होता है। कौन कौन से? एक बिजनेस रिस्क और एक फाइनेंशियल रिस्क। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं है? आप लोगों ने जो चार्ट बनाया था उस चार्ट के नीचे फॉर्मूला लिख लो। वो जो चार्ट बनाया था हमने पहली क्लास के अंदर, उसके अंदर जो हमने लिखा था, इक्विटी फाइनेंस के 2 डंडे निकाले थे। एक मैंने निकाला था डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, और एक मैंने निकाला था सीएपीएम। पहली क्लास के अंदर जो चार्ट बना था, बाद में मैंने बार बार बनाया। वहां पे जाके सीएपीएम के अंदर ये फॉर्मूला लिखो। लिख लिया? लिखे ना भाई? लिख लिया? चले सर, इसकी 1-2 नन्ही मुन्नी एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमारे इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। लिखा भाई लोग? बात को आगे लेके चलें। चले सर, सुनेंगे एग्जाम्पल। भाइयों बड़ा गौर से समझेंगे। जी सर, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं पीएसओ कंपनी की। किसकी दे रहा हूं सर? पाकिस्तान स्टेट ऑयल की। अच्छा बॉस, मैंने बोला सर मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? जनाब मेरे पास यहां पे इस कंपनी का इक्विटी बीटा गिवन है 1.12 फॉर एग्जाम्पल। मैंने बोला जनाब आरएम। सर आरएम किसका होगा? पीएसओ का होगा? अबे पीएसओ का थोड़ी ना होगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का होगा, मतलब पूरे मुल्क का होगा, एक स्टॉक मार्केट का होगा। सर आरएम है मेरे पास 12%, और आरएफ का मतलब रिस्क फ्री रेट। अगर तो मैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करूंगा तो कितना परसेंट कमाऊंगा? अज्यूमिंग 8% कमाऊंगा। एग्री करते हैं? चले सर, मेरे पास रिक्वायरमेंट के अंदर है बॉस, मेरे पास रिक्वायरमेंट के अंदर है, मुझे केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है। मुझे केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है। जी जनाब, केई कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिस्क फ्री रेट RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय इक्विटी बीटा। ऐसा
ऐसा सुनेंगे सर, सुनेंगे जी बॉस। रिस्क फ्री रेट कितना है मेरे पास? 8% प्लस RM कितना है मेरे पास? 12%। RF कितना है मेरे पास? 8%। इक्विटी बीटा कितना है मेरे पास? 1.12। ऐसा ऐसा मेरे भाई कितना? 12.48 पक्का? 12.48। जनाब कोई दिक्कत परेशानी, कोई घबराहट? सुनिएगा, शेयर होल्डर को इक्विटी बीटा से कंसर्न होता है, बोले तो बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क, बोले तो बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क। एग्री करते हो? कॉपी करें, कॉपी करें। एग्जाम्पल नंबर 1, अभी 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, बिल्कुल चीते हो जाओगे आप लोग। करें सर, शाबाश, कॉपी करें। चले सर, डन हो गया भाई? लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? बॉस सुने, बॉस सुने, कॉपी कर लिया सबने? कॉपी कर लिया? सुने बॉस भाई, अब मैं 2-3 बातें करने वाला हूं सर, सुनिएगा, मैं 2-3 बातें करने वाला हूं। यहां पे मैं जगह यूज कर रहा हूं। बॉस मुझे एक बात बताइए, एसिड बीटा लिख रहा हूं मैं, एसिड बीटा, एसिड बीटा। सर एसिड बीटा का मतलब कौन सा रिस्क होता है ये? एसिड बीटा का मतलब मेरे भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं? एसिड बीटा का मतलब मेरे भाई मैं बिजनेस रिस्क कहना चाह रहा हूं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? बिजनेस रिस्क। फॉर एग्जांपल सर, फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप बेचने वाली कंपनियों के नाम बताइए, पेट्रोल बेचने वाली कंपनियों के नाम बताइए। पीएसओ, शेल, टोटल 3 ले ले, हेस्कोल 4 ले ले। चले, हमने बोला सर 4 कंपनी है, कौन कौन सी? पीएसओ, शेल, टोटल और हेस्कोल। सर इनके बिजनेस को कौन कौन से रिस्क हैं? हमने बोला सर अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो पेट्रोल की सेल कम हो जाएगी डेफिनेटली। जहां पे लोग लॉन्ग ड्राइव पे घूमने के लिए जाते थे, अब लॉन्ग ड्राइव पे घूमने लोग नहीं जाते, लोग बार बार बहरिया के जू चले जाते थे, अब नहीं, इंपैक्ट है ना यार, सेल तो कम होगी, डिक्लाइन होगी। क्यों? चीज महंगी होती चली जाएगी, तो इकोनॉमिक्स में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसकी डिमांड कम होगी। सर सुनना, अगर तो पेट्रोल महंगा हो रहा है, पीएसओ का पेट्रोल कम बिकेगा या शेल का? दोनों का, दोनों का। एग्री करते हो? सीमेंट बनाने वाली कंपनी का बताओ सर, सीमेंट बनाने वाली कंपनी का लकी सीमेंट, अटक सीमेंट, लकी सीमेंट, अटक सीमेंट, डीजी खान सीमेंट, पावर सीमेंट, 4। हमने बोला सर मुल्क के हालात सही नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, महंगाई है, लोग अब घर कम बनाएंगे, बिल्डिंगें कम बनेंगी, खाना पहले बेसिक नीड पूरी करेंगे तो घर बनेगा ना यार। लॉजिक क्लियर? लकी सीमेंट कम बिकेगा, अटक सीमेंट कम बिकेगा, डीजी खान कम सीमेंट बिकेगा या पावर सीमेंट कम बिकेगा? सारे की सेल कम होगी। एक्सचेंज रेट बढ़ गया, एक्सचेंज रेट बढ़ गया, डॉलर कितने का हो गया? 300 का हो गया। सर गाड़ियों की सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं, इंजन ये वो अला वाला अंतर जंतर, सबकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, गाड़ियां कम बिकेंगी। टोयोटा कम बिकेगी, होंडा कम बिकेगी? दोनों। एग्री करते हो? बिजनेस रिस्क इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या बोला? इंडस्ट्री का मतलब, इंडस्ट्री का मतलब अगर तो पेट्रोल बेचने वाली कंपनी है तो शेल है, पीएसओ है, हेस्कोल है, कैलटेक्स है, टोटल है, ये इंडस्ट्री कहलाएगी। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सीए की जो क्लासेस करवा रहे हैं, केएनएस है और भी बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, सर ये एक इंडस्ट्री है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? सिक्योरिटी गार्ड कंपनी जो प्रोवाइड करती है, कौन कौन सी है? ढेर सारी है, ढेर सारी ये इंडस्ट्री है। बैंक्स कौन कौन से हैं? यूबीएल, एचबीएल, मिजान, सांबा, अला बला, कितने सारे बैंक्स हैं, पूरी एक इंडस्ट्री है। सुनिएगा, अगर तो सीमेंट वगैरह की सेल कम होगी तो सर लकी सीमेंट की कम होगी कि या अटक सीमेंट की कम होगी? भैया सारों की। इसका मतलब ये जो बिजनेस रिस्क है, ये जो बिजनेस रिस्क है मेरे भाई, ये पूरी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल कंपनी नहीं। सबके शेयर, सबके साथ मसला होगा, सबके साथ मसला होगा। बिजनेस रिस्क किसके ऊपर डिपेंड करता है बॉस? इंडस्ट्री के ऊपर। यानी कि फॉर एग्जाम्पल सर पूरी की पूरी सीमेंट इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल ये जो पेट्रोल बेचते हैं ना पीएसओ वगैरह, ये कंपनी कहलाती है मेरे पास ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनी। फॉर एग्जाम्पल पीएसओ, शेल, हेस्कॉल सीमेंट वाली, फॉर एग्जाम्पल जनाब लकी सीमेंट, फॉर एग्जाम्पल पावर सीमेंट। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं भाई?
बात समझ आ रही है जनाब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? लॉजिक क्लियर हो रही है? लॉजिक क्लियर हो रही है? फिर मैंने बोला जनाब अगर तो डॉलर का रेट बढ़ गया, टेक्सटाइल वालों को फायदा होगा क्योंकि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती है। गुल अहमद को फायदा होगा, यूनुस वालों को फायदा होगा, आर्टिस्टिक मिलीनियर को फायदा होगा, निशाद मिल को फायदा होगा। किसको फायदा होगा? सबों को। इंडस्ट्री एसेट बीटा मतलब बिजनेस रिस्क का मतलब एक कंपनी की नहीं, सभी को, सभी का, सबका एक। एसेट बीटा सबका एक। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सुनना सर, लकी सीमेंट ने बोरिंग की हुई है, फॉर एग्जांपल लकी सीमेंट ने बोरिंग की हुई है 1 अरब रुपए की। 1 अरब रुपए का उन्होंने उधार पकड़ा हुआ है। क्या अटक सीमेंट भी जरूरी है 1 अरब का उधार ले? है, उन्होंने लकी सीमेंट ने 1 अरब का लिया, तू भी चल इतना उधार ले, क्या ही है? नेशनल रिफाइनरी ने फॉर एग्जांपल 1 रुपए का उधार नहीं लिया हुआ, 1 रुपए की बैंक बोरिंग नहीं है। क्या बाकी कंपनी की भी बोरिंग नहीं होगी? नहीं सर। इसका मतलब फाइनेंशियल रिस्क इंडिविजुअल कंपनी का होता है। बात समझ नहीं मैंने क्या बोल दिया? जरूरी नहीं है लकी सीमेंट ने अगर 5 अरब रुपए का उधार लिया हुआ है तो बाकी सीमेंट वाले 5 अरब रुपए का उधार लें। नहीं सर, हर कंपनी का अलग अलग हिसाब किताब है ना यार। लेकिन बिजनेस रिस्क सबों का एक जैसा होता है। क्या बात समझ में आ रही है मेरे भाई? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, एसेट बीटा। और यहां पे अगर मैं बात करूं इक्विटी बीटा, सर इक्विटी बीटा मेरे पास क्या होता है जनाब? इक्विटी बीटा मेरे पास होता है फाइनेंशियल रिस्क। क्या होता है बॉस? फाइनेंशियल रिस्क। बोले तो इंडिविजुअल कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल सर लकी सीमेंट का हिसाब किताब अलग, बात मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल रिफाइनरी का हिसाब किताब अलग। पीएसओ ने अगर बोला नहीं सर हमें उधार नहीं चाहिए, हमने बोला भाई शेल ने उधार लिया तू भी ले, ऐसा कोई सीन पार्ट नहीं है। लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सुनिएगा, एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं। मैंने बोला सर पीएसओ की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं और मैंने आपको एसेट बीटा दे दिया। हमने बोला सर केई कैसे निकलता है? ये आपको केई निकालना किसका है? सर ये आपको केई निकालना किसका है? पीएसओ का, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ मल्टीप्लाई बाय इक्विटी बीटा। सुनिएगा, रिस्क फ्री रेट। सर ये किसका है? पूरे पाकिस्तान की कंपनी की बात कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान में अगर आप कहीं रिस्क फ्री जगह पे इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट में अगर इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट की कौमी बचत की स्कीमें लो तो कितना % रिटर्न मिलेगा आपको? 8%। मार्केट में चले जाओगी तो कितना मिलेगा? एग्री करते हैं? इक्विटी बीटा कितना लिख दूं? इसका मतलब सर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? बिजनेस रिस्क। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को दोनों चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को दोनों चाहिए, बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी। जी सर कैसे कैलकुलेट करेंगे बॉस? कैसे कैलकुलेट करेंगे? इधर लिख दो भाई। भाइयों बड़ा गौर तरफ सुनेंगे। मैंने बोला बॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? एसिड बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा ई प्लस ई। सुनना ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है? इक्विटी बीटा की वैल्यू कैसे? अभी तो मैंने ऐसी निकाली, क्वेश्चन में गिवन है, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। डन है? सुनो मैंने बोला सर सुने, पीएसओ की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? पीएसओ की मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितनी है? ये हम सीख चुके हैं, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना। एग्री करते हो? सर मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं, पीएसओ की मार्केट वैल्यू है फॉर एग्जांपल 300 मिलियन और डेट है इसके बाद 200 मिलियन। खूब सारा उधार लिया हुआ है, तो टोटल फाइनेंसिंग कितनी है बॉय? 500 मिलियन। एग्री करते हो भाई? परसेंटेज बताओगे? परसेंटेज में कितना बना? 300 डिवाइड बाय 500। 60%। पक्का? कितना बॉस? यानी कि इनकी जो टोटल फाइनेंसिंग है उसका 60% क्या है? इक्विटी फाइनेंस
और 40% क्या है इनके पास, डेट फाइनेंस। ऐसा ही है, सुनिएगा हमने बोला बॉस, हमने बोला सर इसका मतलब है पीएसओ के पास बिजनेस रिस्क तो है। कितना बिजनेस रिस्क है, 1.12, साथ साथ फाइनेंशियल रिस्क भी है क्योंकि उधार पकड़ा हुआ इन्होंने। अगर ये जीरो होता तो ये कैसा होता बॉस, मेरे पास ये उठा के लिख देता इक्विटी बीटा होता, लॉजिकल एरोजी में क्या, लेकिन अभी नहीं है, अभी इन्होंने डेट भी लिया हुआ है, इसका मतलब इनका बिजनेस रिस्क भी है और फाइनेंशियल रिस्क भी है। तो सर मेरे पास बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क कितना, इक्विटी बीटा क्या होता है सर, इक्विटी बीटा का मतलब बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी, एग्री करते हो? जबकि एसेट बीटा का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं। चले सर सुने सर, एसेट बीटा मैंने कितना दिया, 1.12, कितना दिया मेरे पास 1.12, क्वेश्चन में गिवन है, मुझे इक्विटी कैलकुलेट करनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है मेरे पास, 300 प्लस 200, 1 माइनस टैक्स रेट, अज्यूमिंग मैं इनकम टैक्स का रेट दे रहा हूं, अज्यूमिंग जनाब मैं आपको टैक्स रेट दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल 30%। क्या मुझे आंसर दे पाएंगे इक्विटी बीटा का? 1.643। इसका मतलब बॉस इसके अंदर बिजनेस रिस्क भी आ गया और फाइनेंशियल रिस्क भी आ गया। बिजनेस रिस्क कितना था, 1.12, पूरा बकाया क्या बना, फाइनेंशियल रिस्क। लॉजिक क्लियर हुई? पक्का? तो जनाब यहां पे मैं क्या लिखेगा, 1.643। कोई दिक्कत परेशानी? कितना भाई रोजाना पढ़ने वाला पेपर है ये, बता दूं। सीरो कॉन्सेप्ट लिख रहे हो ना तुम लोग, साथ साथ दे दूंगे परसेंट। कितना? 14.6। तो जनाब शेयर होल्डर आपसे कितना परसेंट डिविडेंड की उम्मीद लगा के बैठे हुए, 14.6% की, कि सर आप उनको इतना डिविडेंड देंगे बेस्ड ऑन रिस्क। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं? सर ये ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, मैंने बोला सर इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर दें, हमने बोला जनाब फॉर एग्जांपल, और इसको तुम ऐसे भी कैलकुलेट कर दो, 1.12 इज इक्वल टू इक्विटी बीटा मल्टीप्लाई बाय, सर परसेंटेजेस ले लें, इक्विटी कितना परसेंट है, 60%, 0.6 कर लो या 60 कर लो, 60 प्लस 40, 1 माइनस टैक्स, लड़के आंसर चेक करो कितना, सेम आएगा। एग्जाम के अंदर सम टाइम ये अमाउंट दे देता है, सम टाइम वो परसेंटेज दे देता है, आंसर सेम आएगा बॉस, कुछ भी कर लो। लॉजिक क्लियर? मैंने क्या बोला, सेम आएगा। लॉजिक क्लियर मैंने क्या, एग्जाम में सम टाइम वो परसेंटेजेस दे देता है, सम टाइम अमाउंट दे देता है, कुछ भी दे दे भाई आंसर तो सेम आएगा। क्या सबको बातें समझ आ रही हैं? थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है बातें, लेकिन इंटरेस्टिंग है। हाँ लिख के रहेंगे ना पर्चे पे, लिखो इसको बेटा, शाबाश, याद करो। बात समझ में आ रही है भाई? कॉन्सेप्ट बन रहा है, ट्विस्ट आ रहा है बहुत ज्यादा। चलें सर कॉपी करें, फटाफट कॉपी करें, फिर हम बात को आगे लेके चलते हैं। सर ये एक बार रिपीट कर दें। कासिम सो गए थे क्या, आंख लग गई थी? सुनो, मैंने बोला सर मैंने आपको पीएसओ की इंफॉर्मेशन दी है, पीएसओ ने की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखी थी, 4 तरीके। और डेट कितने मेरे पास 200, यानी कि कुल इनकी इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या 500 बिलियन का, परसेंटेज मैंने निकाली तो क्या बना 60-40 का। फिर हमने बोला सर एसिड बीटा इनका कितना है, एसिड बीटा मेरे पास क्या होता है, जनाब बिजनेस रिस्क, यानी कि लेट्स सपोज ये पीएसओ है तो पेट्रोल कम बिकेंगे, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, लॉकडाउन लग गया, ये सारा बिजनेस रिस्क है। जनाब रिस्क फ्री रेट 12% और 8%। मैंने लिखा सर सीएपीएम का फॉर्मूला, क्या यहाँ पे कौन सा रिस्क चाहिए मुझे, इक्विटी बीटा, मतलब बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी, मैंने बोला सर क्या मैं ये डाटा उठा के लिख दूं? नहीं सर, इसका मतलब मुझे चाहिए बिजनेस रिस्क, मुझे चाहिए इक्विटी बीटा, और इक्विटी बीटा का मतलब बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, बिजनेस रिस्क। तो मेरे को दोनों चाहिए होंगे, वो मैं कैसे निकाल लूंगा, इस फॉर्मूले से निकालूंगा। डन है भाइयों? अब आपको एमएफए रोजाना पढ़नी पड़ेगी, वरना ये सब खिचड़ी बन जाएगी, सब पकड़ा हो जाएगा। वैक के अंदर ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और सारे सवाल के अंदर सब घुस जाते हैं।
लॉजिकल है, लेकिन है लॉजिकल, हवाई बातें नहीं है। चलें सर कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलें सर बात को आगे लेके चलते हैं। ऑनलाइन वालों कॉपी शॉपी कर लिया? चले बॉस सुने सर, थोड़ा दिमाग चलाना आप मेरे भाइयों दोस्तों, थोड़ा दिमाग चलाइएगा। लॉजिक आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गई है। चलो एक चिल्लर एग्जाम्पल है, एक चिल्लर एग्जाम्पल है। हाँ चले सर मेरे भाइयों, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड, इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है मेरे पास 600 मिलियन और ये है मेरे पास डेट 300 मिलियन, तो टोटल कितना हो गया लड़के? 900 मिलियन। फिट है? फिट है। अच्छा जी, एसेट बीटा दे रहे हैं सर, एसेट बीटा है मेरे पास 1.5, एसेट बीटा है मेरे पास 1.5। बॉस मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दोगे नेशनल रिफाइनरी की? मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दोगे नेशनल रिफाइनरी की? लिख के करें हैं सर, लिख के। चले बॉस मेरे भाई सुने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम कैसे निकालेंगे जनाब? कैसे निकालते थे? रिस्क फ्री रेट प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय इक्विटी बीटा। जी सर, रिस्क फ्री रेट कितना है मेरे पास? रिस्क फ्री रेट जनाब मेरे पास रिस्क फ्री रेट है 9 है ना? हाँ 9% प्लस मार्केट रिटर्न कितना है मेरे पास? माइनस 9% इक्विटी बीटा। सर इक्विटी बीटा क्या मैं 1.5% लिख दूं? नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं, ये एसेट बीटा है। एसेट बीटा का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क, जबकि इक्विटी बीटा का मतलब क्या होता है? बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी। तो सर मुझे इक्विटी बीटा निकालना पड़ेगा। जी जनाब, कैसे निकाला जाता है मेरे भाइयों, कैसे निकाला जाता है? एसेट बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा, ऐसा। देखो यार एग्जाम में ना एक चीज कंफ्यूज करती है आप लोगों को, मुझे भी करती है सर। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, भूल जाता है बंदा एग्जाम में। तो मेरे को ये पता है ए पहले आता है ABCD के अंदर, सही है। मतलब एग्जाम में ना याद नहीं आता, दिमाग नहीं चल रहा था भाई क्या था, तो ये ए भाई, ये पहले आता, खत्म बात, जिंदगी आसान। अब ये मत सोचना सर डी पहले आते तो डी पर ये हरकत करना भाई। चले बॉस सुने, मेरे पास एसेट बीटा कितना है? 1.5 इक्विटी बीटा मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 600 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट 300 1 माइनस टैक्स रेट। यस बॉस, मेरे को आंसर दोगे इक्विटी बीटा कितना? 2.025 लड़के। KE कितना? 13.45। O5 क्या होता है बे? खूबसूरत। कोई दिक्कत परेशानी? सवाल चेंज करें? आखिरी नहीं, सुनेंगे भाई, सुने सुने मेरे भाइयों। मिटाऊं मैं? खूबसूरत ये मिटा दो, चलो छोड़ो। सुनेंगे बॉस एग्जाम्पल जनाब, ये है मेरे पास लकी सीमेंट, ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास पावर सीमेंट। दोनों सीमेंट वाले
दोनों के बिजनेस रिस्क कैसे होंगे? सेम। महंगाई हुई, मुल्क के हालात खराब है, इसका सीमेंट नहीं बिकेगा तो भाई इसका भी नहीं बिकेगा, ऐसा। इसकी सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है मेरे पास फॉर एग्जांपल जनाब, फॉर एग्जांपल सर 400 और इसकी 100, ये मिलियंस है और ये रुपीस में है। कितना हो गया लड़के? 500 मिलियन। इधर आए तो मैं बोलूंगा जनाब 300 और ये लड़के 200, 200 छोड़ो, इसको लिखेंगे जनाब फॉर एग्जांपल 200 और जनाब ये 50, तो कितना सर? 250 मिलियन, 250 मिलियन। इक्विटी बीटा इसका मेरे को नहीं पता और इसका है मेरे पास 1.4। भाई मैंने क्या बोला? मार्केट रिटर्न कितना है? अस्यूमिंग 12% और ये कितना है सर? 7%। टैक्स रेट है मेरे पास 30%। जनाब आपको केई कैलकुलेट करना है पावर सिमेंट का भी और लकी सिमेंट का भी, समझे मेरे भाई? दिए मैंने आपको 5 मिनट, जब तक मैं जरा बोर्ड का सफाया कर दूं ताकि मेरे पास कैलकुलेशन की जगह बन जाए। सेम सेम, वो तो पूरे मुल्क का होता है ना। हाँ वो तो पूरे मुल्क का होता है। चले बॉस, आपको केई कैलकुलेट करना है पावर सिमेंट का भी और लकी सिमेंट का भी। जी जनाब कैलकुलेट करेंगे। चलो भाई आगे बढ़े। लड़के सुने, सर लकी सीमेंट का 15 आ रहा है, पावर का 14 आ रहा है, ऐसा ही है? मेरा तो 14 है। ये क्या बात हुई? चलो मेरा भाई सीखते हैं। बॉस सबसे पहले मैं केई निकाल रहा हूं, किसका? पावर सीमेंट का। आओ लड़के, बॉस मैं सबसे पहले केई निकालने चला। पावर सीमेंट का तसल्ली से सुनेंगे। केई कैसे निकालते हैं? रिस्क फ्री रेट, ऐसा मेरा भाई। और लड़के रिस्क फ्री रेट पूरे पाकिस्तान का होता है, पूरे पाकिस्तान का। कितना बॉस रिस्क फ्री रेट मेरे पास? 7% प्लस RM पूरे पाकिस्तान का 7% मल्टीप्लाई में इक्विटी बीटा। यस बॉस, पावर सीमेंट का इक्विटी बीटा दे रहा है। यस सर दे रहा है। कितना दे रहा है? पावर सीमेंट का इक्विटी बीटा कितना? 1.4। जी सर दे रहा है। कितना? 14%। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और लड़के मैं अब कैलकुलेट करने चला। दूसरी कौन सी है? केई कैलकुलेट करने चला, किसका? लकी सीमेंट का। मेरे भाइयों गौर से सुनेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। केई इज इक्वल टू RM माइनस RF और इक्विटी बीटा। जी सर रिस्क फ्री रेट पूरे पाकिस्तान का होता है। कितना? 7% प्लस 12% माइनस 7%। लकी सीमेंट का इक्विटी बीटा कितना? लकी सीमेंट का इक्विटी बीटा कितना? सर मेरे को नहीं पता। किसका पता है? पावर का। चला दूं? नहीं सर, सुनेगा। सर ये है क्या? जनाब इसका मतलब इसके अंदर बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल। सर बिजनेस रिस्क तो सही है, ये तो सीमेंट का है ना, पावर सीमेंट का भी यही होगा। इसके अंदर जो बिजनेस रिस्क है, लकी सीमेंट का भी उतना ही होगा, अटक सीमेंट का भी उतना, उसका कोहाट सीमेंट का भी, हर सीमेंट का यही होगा। ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मसला किसका आएगा? इसकी बोरिंग अलग, इसकी बोरिंग अलग। अगर इनकी बोरिंग सेम होती, सर सेम सुना, रेशो सेम होता, अमाउंट नहीं, रेशो सेम है। इत्तेफाक है, इत्तेफाक हो गया भाई। ये सही, अगर तो रेशो बाकी में सेम है, ये इत्तेफाक हो गया भाई, ये सही है। दोबारा इधर मैंने अपनी तरफ से नंबर लिखे, मेरा क्या पता यार, तुक्का लग जाएगा। चलो ये खैर, तो इसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क आपका कैसा हो जाएगा बॉस? फाइनेंशियल रिस्क आपका डिफरेंट है। ये पावर सीमेंट है, वो किसका है? लकी सीमेंट का। मेरे को क्या करना पड़ेगा जनाब? मुझे सबसे पहले बिजनेस रिस्क निकालना पड़ेगा।
कि जनाब इस सीमेंट सेक्टर का बिजनेस रिस्क क्या है। बात समझ में आई? मैंने डेटा उठाया लड़के, मैंने डेटा उठाया पावर सीमेंट का, मैंने पावर सीमेंट के डेटा से इंडस्ट्री का एसिड बीटा निकाल लिया। मानते हो कैसे निकालेंगे? एसिड बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा ई डिवाइडेड बाय ई प्लस डी आफ्टर टैक्स। हाँ लड़के, इसका इक्विटी बीटा कितना है मेरे पास? 1.4 मल्टीप्लाई बाय ई कितना? 200 और 50, 200 और 50, टैक्स कितना दिया मैंने? 30%। यस बॉस, तो मेरे पास एसिड बीटा कितना आ जाएगा? 1.19। ऐसा बोले तो ये क्या आ गया सर? ये बिजनेस का रिस्क आ गया। किसका? सीमेंट सेक्टर का। 1.19 सर लिख दूं मैं यहां पे 1.19। ये अभी बिजनेस रिस्क है। मेरे को क्या चाहिए? बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी। अभी इसके अंदर मैंने क्या पता कर लिया? 1.19 बिजनेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क तो डालो। फाइनेंशियल रिस्क किसका? लकी सीमेंट वाले का। लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला? लॉजिक ले रही? बिल्कुल सर, सेंस बन रहा है। बिल्कुल सर, सेंस बन रहा है। आइए सर, मैं अब क्या कैलकुलेट करने चला जनाब? अब मैं बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी कैलकुलेट करने चला लकी सीमेंट का। बोले तो इक्विटी बीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? एसिड बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा मल्टीप्लाई बाय ई डिवाइडेड बाय ई प्लस डी आफ्टर टैक्स। यस बॉस, इक्विटी बीटा कितना? मेरे को वही तो निकालना है। एसिड बीटा मैं निकाल चुका हूं सीमेंट सेक्टर का, मल्टीप्लाई बाय यस बॉस ई कितना? सर ई किसका चाहिए मुझे? ई मतलब फाइनेंशियल रिस्क मुझे किसका चाहिए? लकी सीमेंट का। कितना है सर? 400 और 100, ऐसा ही है? 400 और 100 आफ्टर टैक्स। यस बॉस, कितना परसेंट भाई? परसेंट नहीं, 1.398। वो छोड़, राउंड ऑफ का है। 1.398 कितना सर? के 13.9%। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? लॉजिक क्लियर? सेंस बन रहा है? मजेदार है जी सर। किसी का एतराज? कासिम भाई आंसर गलत क्यों हुआ आपका? चले सर, डन। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।